तो हम स्टार्ट करने लगे हैं एक और वेरी वेरी इनर्जेटिक वीडियो ऑन वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस को मैं एक बात बताती चलूं, वेक्टर स्पेस में ना काफी कुछ है पढ़ने के लिए। सीरियसली बहुत मतलब डीप कॉन्सेप्ट है। जितने भी आज तक मैंने वन शॉट वीडियोस बनाए उन सब में मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट हो कि मैं परेशान हूँ किसको लूँ किसको ना लूँ। पर वेक्टर स्पेस बहुत ज्यादा था, मतलब समझ नहीं आ रही किसे छोड़ूं, क्योंकि जिसको छोड़ के जाओगे आगे उसका यूज था। मैंने बहुत कोशिश की है कि जितना इसे कंसाइज कर सकूं करूं 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 करूं। इन दी एंड आपके पास सबसे शॉर्ट फॉर्म जो है ना वो यही बन सकती थी, मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा पॉसिबल थी। और बट कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज स्किप ना करूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया तो इट्स वेरी अनफेयर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आज की वीडियो को शुरू करें। कर दिया सब्सक्राइब? चलो। सो वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वेक्टर स्पेस ना कोई भी वही कहानी वही है, कहानी वही है। ये हमारे पास पहले तो जरा आ जाओ, इसके नीचे चलते हैं और डब्बा ले आते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा जूम इन है। आ जाओ, इधर आ जाओ ये। तो हमने पढ़ना है बेसिकली यही है। आई होप कि अच्छा सा नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है। सो कहानी वहीं से स्टार्ट होगी जैसे मैट्रिक्स टेस्ट में किया, और उससे पहले ग्रुप में करते रहे हैं, रिंग में करते हैं, अलग से वही। एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत समझने की है। ये जो नॉन एम्प्टी सेट है ना, इसमें ना हमारे पास सारे बहुत सारे वेक्टर्स है, वेक्टर्स का सेट है। ये एक वेक्टर्स का सेट है और ये नॉन एम्प्टी है, और इसमें दो ऑपरेशंस लगते हैं। वो कौन से दो ऑपरेशंस है? मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। ठीक है, दो ऑपरेशंस लगते हैं। और मतलब इसमें दो ऑपरेशंस लगने हैं, इसका मतलब है हम इसके दो एलिमेंट्स को उठाएं तो हम उन्हें ऐड कर लें तभी वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट रहेगा। हम उनको, अगर हम एक एलिमेंट को फील्ड के एक एलिमेंट से, देखो ए हमने फील्ड से लिया है, तो हम वेक्टर स्पेस के कोई भी एलिमेंट को लें और फील्ड से मल्टीप्लाई कर लेना, तभी हमारा बी का एलिमेंट ही रहेगा। बात समझ आई? आई होप कि आई हो। सो ये वेक्टर एडिशन और ये वेक्टर एडिशन है और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारे जो वी हमने सेट लिया ना वेक्टर्स का, ये दोनों बातें उसमें होल्ड करती हैं। ठीक है, मैंने ना इसको विजुलाइज कराया हुआ है, इससे पहले हमारी व्हाट इज वेक्टर स्पेस वाली वीडियो नहीं है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो है, उसमें मैंने बहुत खोल कर ग्राफ कर कर दिखाया, वहां जाकर देख लेना अगर समझ ना आई वाली बात। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो एक वेक्टर्स का सेट है, उस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन होल्ड करती है। अब एक ऐसा सेट जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन ऑलरेडी होल्ड कर रही है ना, वो सेट बनाएगा हमारे पास वेक्टर स्पेस। बात समझो और बहुत ध्यान से समझना, अक्सर डेफिनेशन बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं। बात समझ आई? अब ये जो है ना वेक्टर स्पेस, ये तीन मैंने नौ लिखी है, पर इन 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। पहली 10 प्रॉपर्टीज को सबसे शॉर्ट करके बताऊं तो क्या है? वैसे तो सब अलग अलग करके लिखी हुई है, मैं शॉर्ट करके बताती हूँ। ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सॉरी एडिशन, एडिशन के साथ ये अबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए, राइट। और उसके अलावा ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब बहुत गौर से सुनना और प्रॉपर्टीज को बहुत गौर से सुनना। पहली बात यह है कि अगर मैं दो वेक्टर्स को लूं तो उनको ऐड करूं तो मेरे पास ना वो वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट बनना चाहिए। ये तो ऑलरेडी वो सेटिस्फाई कर रहा था स्केलर मल्टी वो वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो होल्ड कर गई। पहली बात। दूसरी बात, मैं तीन वेक्टर्स को ले लूं वेक्टर स्पेस के, उनको पहले दो को ऐड करूं या आखिरी दो को ऐड करूं, दोनों बातों में फर्क नहीं पड़ता, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बात समझे? हाँ। चलो फिर आगे है कि भाई जीरो वेक्टर भी मेरे वेक्टर स्पेस में ही है। मतलब एक ऐसा वेक्टर जरूर वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करता है जिसको मैं राइट साइड से ऐड करूं या फिर लेफ्ट साइड से ऐड करूं, मुझे वापसी वही वेक्टर मिल जाएगा जिसको मैंने ऐड किया था। बात समझ आए? और हर वेक्टर का जो नेगेटिव है, मतलब उसका एंटी, ये रखो ना, अगर मेरा ए वेक्टर भी है ना वेक्टर स्पेस में, तो इसका नेगेटिव जिसका एंटी पैरेलल है, इसका नेगेटिव है और इसके एंटी पैरेलल है, गौर से देखो है ना, ये भी मेरे वेक्टर स्पेस में ही एग्जिस्ट करता होगा। बात समझ आई? जैसे ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता था ना, बिल्कुल ऐसी वाली बात ही है। बात समझ आई? ठीक है, ये वाली बात। और और ये इसका इन्वर्स है, ये जो नेगेटिव और वेक्टर है, ये किसी वेक्टर का नेगेटिव है या नहीं कैसे पता चलेगा? अब उसको उसमें ऐड करो तो हमें वापस में आइडेंटिटी मिल गई। बात समझ आई? और दो, अच्छा अब ये देखो, दो वेक्टर्स को पहले मैं यू को वी में ऐड करूं या वो बी को यू में ऐड करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्यूमुलेटिव है। बात समझ आई? आई होप क्या आई हो। और तीसरी बात ये है कि मैं दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो वेक्टर्स को आपस में डिवाइड कर वो सॉरी दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि इसमें इसके वेक्टर एडिशन होल्ड करती है। अब मैं उनको ऐड करने के बाद ना
अगर एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ना तो वो स्केलर उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये देखो, ये जो है वो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस साइन एज इट और इसमें यहाँ पे भी कर दिया। बात समझ आई? चलो मैं साफ करूँ थोड़ा सा, पहले यहाँ से रेजर ले लेते हैं। इधर देखो, मैं थोड़ा सा साफ करके ना एक चीज यहाँ से दिखाऊंगी आपको। देखो वेक्टर स्पेस को फील करो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये लो, ये लो। चलो अब आ जाओ वापस। तो ये देखो, ये वेक्टर इसमें प्लस का साइन, और ये देखो इस पर भी लगा, इस पर भी लगा। बात समझ आई? डिस्ट्रीब्यूट। आई होप क्या, आई हो, इसको देख लो गौर से। सिमिलरली अगर मैं दो स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं, दो स्केलर्स अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गौर से देखो, दो स्केलर्स अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले दो वेक्टर्स ऐड हो रहे थे और हमने उनको मल्टीप्लाई किया था एक स्केलर से, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो, अगर दो स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैं सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं खुद एक दूसरे से भी, और उनको साथ में एक एक और वेक्टर ले आई हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, ये एसोसिएटिविटी है। बात समझ आई? और ये अगर याद रखो, जिस तरह दो वेक्टर्स ऐड हो रहे थे और मैंने उनको एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली मैं दो स्केलर्स को ऐड करके उनके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई करूँ तो भी ये दोनों, ये देखो, ये अब वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देख पाया? सिमिलरली अगर मैं वन ले लूं जो कि बिलोंग करता है मेरे फील्ड से, उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे वापस वही वेक्टर मिल जाएगा जिसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको सेटिस्फाई करानी है किसी भी सेट को, सेट ऑफ वेक्टर्स को वेक्टर स्पेस बनाने के लिए। बात समझ आई? तो कोई भी वेक्टर स्पेस बनाओ, ये 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दो, लेकिन पहले ये चेक करो कि उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन होल्ड कर रही है। हाँ, तो फिर चेक चेक करना। अब जल्दी से आ जाओ, एक छोटी सी एग्जांपल कर दो, बहुत छोटी सी, आपको लगेगा बहुत बेसिक हो गया मैम, लेकिन सुनो बस, बहुत, ये देखो एग्जांपल लेके आई। ये देखो, बहुत बहुत गौर से देखना। ये देख पा रहे हो? हाँ, ये देखो, उसने कहा है कि एक पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसको देखो। E1 इज इक्वल टू, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2u से तो वी गेट 6u माइनस 4 into 3 बिकम्स 12u प्लस 5u प्लस 7b। और यहाँ से E1 इज इक्वल टू, हिसाब किताब कर लेते हैं हम मजीद। एक सेकेंड, यहाँ बी आना, 4 to 12 के साथ बी आना, यहाँ बी है। ठीक है, तो 6 को ऐड करेंगे जब 9, 6 में ऐड करेंगे 5 तो वी गेट 11u, और 5 में से हम माइनस करेंगे 7 को, वी गेट -5v। और अगर गौर से देखो, दो वेक्टर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब इनको आप ऐसे लिख सकते हो, +-5v। दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो अगर दो वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन, अगर हम दो वेक्टर्स को वेक्टर स्पेस में ऐड हो सकते हैं, और ऐड होने के बाद वेक्टर स्पेस का एलिमेंट रहेगा, तो उसने ये तो कहा, सपोज u एंड v बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, तो स्पेसिफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका मतलब है जो E1 है ना, हमारे पास वेक्टर स्पेस का ये एलिमेंट है। देखो फील किया किस तरह। ठीक है, अब आ जाओ जरा दूसरा पार्ट करते हैं हम, जो कि, चलो दूसरा पार्ट, अरे देखिए इस दूसरे पार्ट को देखो क्या है। उसने कहा है कि E3 जो है वो इक्वल है 2u +3 2u +4v। तो अब जरा फर्दर सॉल्व करेंगे, 2u +6u प्लस 12v। अब गौर से देखो, क्या आपके ख्याल में दो वेक्टर्स को, अच्छा मेरी बात सुनो, बहुत गौर से बताना, क्या ये जो E3 है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट बना है? नहीं। अब पूछो क्यों? अब इसकी बात बहुत गौर से सुनने वाली है। अगर आप इसको गौर से देखो, यहाँ पर एक ऐसी चीज आ रही है जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे लिए, वो ये चीज है 2u v। अच्छा, मैंने अगर प्रॉपर्टीज को मैं गौर से दिखाऊं तो किसी प्रॉपर्टीज में कोई दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ये गौर से देखना। हम दो स्केलर्स को तो आपस में मल्टीप्लाई कर पा रहे थे और उनको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन कोई दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं? यहाँ पे देखो, वेक्टर स्केलर से तो मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन दो वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। बात समझ आई? वेक्टर स्पेस में आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि दो वेक्टर्स को डिवाइड भी नहीं कर सकते। वेक्टर को, दो वेक्टर्स को या तो ऐड कर सकते हो, या तो ये देखो ऐड किया ना इधर, ये देखो यहाँ पे हमने ऐड किया, दो वेक्टर्स को ऐड जरूर किया है, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टीज में देखो, लेकिन अगर ये भी देखो प्रॉपर्टीज में भी कहीं पे हमने ऐड नहीं किया, और यहाँ पे भी देखो, हमने जो मल्टीप्लिकेशन होल्ड कराई है ना, उसमें हमने एक फील्ड का एलिमेंट लिया, उसको मल्टीप्लाई कराया अपने वेक्टर से। बात समझ आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, बिकॉज याद रखना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर स्पेस। तो इसका मतलब है जो ये वाला E3 वाला वेक्टर है ना, ये हमारे वेक्टर स्पेस में से नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है। बात समझे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड अलाउड इन वेक्टर स्पेस। आई होप कि तुम्हें फील आई हो, कि समझा हो बात को, कि मैंने क्या बताने की कोशिश की। ठीक है, और अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, इधर आओ। बाकी पार्ट क्या थे? बाकी पार्ट को मुझे लगता है तुम लोग बहुत आसानी से कर लोगे। बाकी पार्ट, अच्छा अभी ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये वाले को गौर से देखो। अगर मैं किसको लूँ, येलो को ही ले लेती हूँ। ये वाला वेक्टर स्पेस बना रहा है, क्योंकि देखो ना, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो ना, क्या आएगा, मतलब देखो ना, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। ये नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? तुमके अगर वर्ड्स देखो, ये देखो, -3 डिवाइड कर रहा है वेक्टर को, मतलब डिवाइड, वेक्टर तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, है ना? तो वेक्टर डिवीजन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो डिवाइड ही नहीं हो पाती। तो ये चार पार्ट थे, इनमें से E1 और E2 जो थे वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट थे, और C और D ये हमारे पास बिल्कुल भी नहीं। फील कर लिया होगा, आई होप। चलो, नाउ आई थिंक सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम आ जाते हैं, कुछ फेमस एग्जांपल्स करते हैं जो वेक्टर स्पेस की हमने बहुत बार पढ़ी हैं। यहाँ वेक्टर स्पेस थे, वेक्टर स्पेस के कुछ फेमस एग्जांपल जो जो सेट वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो वेक्टर स्पेस का सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल फील्ड है। ये देखो, फील्ड के एलिमेंट, ये फील्ड है, फील्ड स्पेस, जिसमें फील्ड के एलिमेंट ना एन टप्पल्स की फॉर्म में होते हैं। ये भी कराई थी मैंने एग्जांपल एक वीडियो नंबर 2 में, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे खोल के बताया था, मैं बता दूं ऐसे ऐसे होता है। तो ये देखो, इसमें ना हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना, वो इस किस्म के होते हैं। A1, ए जो ए और बी है ना, वो लेट से वो बिलोंग करते हैं मेरे फील्ड से, और फील्ड एन की है। तो ये देखो, A1, A2, A3, सो ऑन ए एन टप्पल्स होंगे। सिमिलरली B1 है, B2 है, सो और Bn। तो ये टप्पल्स होंगे। अगर आप इनको ऐड भी कर सकते हो, आप इन्हें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इनके ऊपर डिफाइंड है, और ये 10 प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो याद रखना, जो फील्ड स्पेस है ना, ये एफ स्पेस, फील्ड की स्पेस, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाती है। बात समझ आएगी? आई होप कि आई हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, और ये पीटी जो आपके सामने लिखा आ रहा है ना, ये पॉलिनोमियल स्पेस है। मैं इसको जरा मिटा दूं, साफ सुथरा हम चाहते हैं कि हम लिखे नोट्स बनाए। और ये नहीं रह गया, इधर से रिवर्स करेंगे, गियर लगाएंगे, और ये हमारे पास है पॉलिनोमियल की स्पेस। तो याद रखना, जो पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स वो भी वेक्टर स्पेस को बनाते हैं, नहीं, वेक्टर स्पेस को बनाते हैं। उसके बाद आ जाती है, अच्छा ये वन शॉट वीडियो ज्यादा डिटेल में नहीं करा सकती मैं, लेकिन मैं आपको फॉर्म लिखकर दिखा देती हूँ, ताकि एक अच्छी फील मिल जाए, अगर किसी को नहीं पता तो उनके लिए। इधर देखो, आई होप इतने बेसिक तो तुम्हें आते ही होंगे वैसे। जो पीटी है ना वेक्टर स्पेस, वो इस फॉर्म का होता है। A0 प्लस, एक सेकेंड, हाँ, A0 प्लस A1T प्लस A2T स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एस एस और T⁻S। और याद रखना, यहाँ जो S है ना, वो इक्वल है हमारे पास 1 2 सो ऑन टिल, चलो ये इन्फिनाइट, चलो चलता जा रहा है मामला। बात समझ आई? ठीक है। और ये भी जो मैंने A1 A0 A1 A2 A3 लिए हैं ना, ये सारे मेरे फील्ड के एलिमेंट है। ठीक है। और याद रखना, वैसे एक बात बताना है, मैं शायद भूल गई हूँ, वो है कि वेक्टर स्पेस जो है ना, हमेशा एक फील्ड पे डिफाइन होती है। क्यों फील्ड पे डिफाइन होती है, कभी सोचा है? उसकी वजह ये है, आई थिंक सो ये वजह है, कि ना, जो वेक्टर के ऊपर मैंने बताया ना, वेक्टर जो हम सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं, उसमें वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी डिफाइंड होती है। तो क्योंकि वेक्टर्स, हम सेट ऑफ वेक्टर्स ही ऐसे लेते हैं जिन पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के वी आर डिपेंडेंट ऑन स्केलर्स। और स्केलर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फील्ड से मिलते हैं। तो हम स्केलर्स हमें हर सूरत चाहिए होते हैं, इसलिए हमेशा वेक्टर स्पेस जो है वो एक फील्ड पर डिफाइन होती है। आई होप कि तुमने जरा बात को समझाओ। अच्छा, तीसरी एग्जांपल क्या है? ये फंक्शन स्पेस है, फंक्शन स्पेस है। इसमें हमारे पास ना, ये देखो, अगर दो फंक्शन लें तो आप उन्हें ऐड भी कर सकते हो ऐसे कर कर। ये देखो, f(x) प्लस g(x), इस तरह करके आप उसे ऐड भी कर सकते हो। सिमिलरली दो फैक्ट से आपको मल्टीप्लाई करके भी नजर आएंगे ऐसे करके, f(x) इंटू, अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैंने ये देखो, मैंने के करना था, मैंने गलती कर दिया, मैं के से, देखो फंक्शन को के से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं स्केलर से। देखो इस तरह का है, देखो के, कोई स्केलर मैंने लिया है तो, और साथ एफ है,
और ये देखो आप एफ ऑफ एक्स करेंगे तो के बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स एज इट इज। तो आप ये फंक्शनल स्पेस में वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन करते हो। अच्छा ये देखो ना, अगर एम एन एन तो ये मेट्रिक स्पेस है, मेट्रिक स्पेस, इसमें सेट ऑफ सारे मेट्रिसेस आते हैं, मेट्रिसेस में अपन वेक्टर स्पेस बनाते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। और ये पी एन टी पॉलिनोमियल वाला ही है, लेकिन यहाँ पे एन आया नीचे तो एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, बात समझ आई? आई होप क्या आ गई हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको मिटाने के बजाय। ओके, जूम आउट करते हैं। अब हमने ना वेक्टर स्पेस को देख लिया, उसकी एक्सियम्स को देखा, बहुत अच्छे से डेफिनेशन को देखा, उनकी एग्जांपल्स को देखा। ये मैंने जो यहाँ पे लिखवाई है ना, ये सारे ये फेमस एग्जांपल है वेक्टर स्पेस, बहुत सारे। मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो उस पे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हो, आप उसे वेक्टर स्पेस बना सकते हो। मैंने यहाँ कुछ बहुत फेमस एग्जांपल्स लिखी हैं, और भी हैं, ये नहीं बस यही है, और भी है, बहुत कुछ है। ठीक है, बात समझ आई? तो अब हमने वेक्टर स्पेस को ये भी कर लिया, एक आध एग्जांपल भी कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू डू विच इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन। वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, वाइट हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, लीनियर कम्बिनेशन का मतलब क्या है? अब वेक्टर स्पेस में बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। हाँ होते हैं। अब मैं वेक्टर स्पेस में लेट से एक वेक्टर उठा लेती हूँ, मेरी मर्जी, मैंने एक वेक्टर उठा लिया। इसे वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड डिफाइन होते हैं, उसे ऐसे लिखते हैं वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो मैंने वेक्टर स्पेस में से एक वेक्टर उठा लिया। अगर मैं वेक्टर स्पेस में से एक वेक्टर उठा लिया है, तो मैं इस वेक्टर को ना वेक्टर स्पेस में कोई दूसरे जो वेक्टर्स मौजूद है ना, और भी वेक्टर्स मौजूद होंगे, मैंने एक वेक्टर उठाया और वेक्टर्स भी हैं, उन और वेक्टर्स को अगर मैं कुछ स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं और मुझे वापस ये वाला वेक्टर मिल जाए जो मैंने सेलेक्ट किया है, तो वो स्केलर जिनके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने कुछ वेक्टर्स को, और मुझे वो वेक्टर, तो वो स्केलर्स और कुछ वेक्टर्स जो इनको मल्टीप्लाई किया है वो मिलकर, उनको जब मैं ऐड करूंगी ना, तो आई विल गेट द स्केल, आई विल गेट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर विच आई सेलेक्टेड। बात समझ आई कैसे? ये देखो, एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ, देखना अल्लाह अगर तुम लोग फील कर पाओ इस बात को। थोड़ा सा ना लगे वन शॉट वीडियो, लेकिन मैं एक चीज फील कराना चाहती हूँ। लेट्स से मैंने ना, अच्छा वेक्टर स्पेस में ना वेक्टर ऐसे लिखे जाते हैं, ये रो फॉर्म में, ठीक है, सॉरी कॉलम फॉर्म में। जैसे 1 0 एक वेक्टर है, हाँ मैंने R2 से ले लिया, और एक वेक्टर मैं ले लेती हूँ 0 1 R2 से, ले लिया। दो वेक्टर R2 से लिए। अब R वेक्टर में एक और वेक्टर ले लेती हूँ R2 में। लेट से मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो है 3 and 2, ये भी R2 से। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस R2 का ना, ये बहुत गौर से सुनना, अब मैं इस ये वाला वेक्टर जो है ना मैंने R2 में लिया, मैं इसको लेट करती हूँ, मैंने जो V लेना ना वो ये है, मेरा V ये है। और इसको मैं U कह लेती हूँ, U1 कह लेती हूँ, इसको मैं U2 कह लेती हूँ, मेरी मर्जी। मैं U1 कह लिया, U2 कह लिया, जस्ट वेक्टर वेक्टर। अब मैं ना इस जो V है ना, इसको ना लिख सकती हूँ, इस U और V को कुछ स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ना मैं V बना सकती हूँ। वाकई बना सकती हूँ, बनाकर देखो, ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो किस तरह बनाऊंगी। अब ये बहुत गौर से देखना, मुझे करना क्या है, मुझे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे क्या स्केलर लिखना है, क्या एक नंबर ऐसा लिखना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 0 से, प्लस उसको मैंने ऐड भी करना है, यहाँ मैंने ऐड करना है, ऐड करना है। और मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर ए से, कुछ भी स्केलर है, और इसको मल्टीप्लाई करना है बी स्केलर से, कुछ भी स्केलर है। और यहाँ भी मैं मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि मुझे ना ये वापस मिल जाए। अगर मैं अपने इस वेक्टर को गौर से देखूं, मैं अपने इस वेक्टर को गौर से देखूं, तो मुझे फर्स्ट प्लेस पे देखो यहाँ 3 लिख दूं, और यहाँ मैं अगर 2 लिख दूं ना, तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना? बात समझ आई? ये देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल गेट 3 2। अच्छा मैं जरा करके दिखा देती हूँ, इधर देखो। अब ऐसे तो अक्लमंद बच्चे जो हैं वो समझ गए होंगे इस बात को। वो देखो किस तरह, 3 0 प्लस 0 2, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी आई विल गेट 3 2 बैक, 3 2 बैक, वही तो मुझे ओरिजिनल वेक्टर वापस मिल गया। तो समझ आई? वो दो वेक्टर्स जो कि U1 और U2 हैं, जिनको मैंने कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया और मुझे अपना V वेक्टर मिला, तो V वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन U1 और U2 है। बात समझ आई? आई होप आई यू। ठीक है, आई होप कि फील कर लिया लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, फील तो आ ही लिया होगा। अब आ जाओ कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन पर। पहले जरा मैं इसको मिटा लूं, बिकॉज यहाँ सफाई बहुत जरूरी है।
बिकॉज मैंने ना सब माइंड मैप बनाना हो तो मैं चाहती हूँ बच्चों को बहुत अच्छा याद रहे, क्योंकि जब मैं खुद भी रिवीजन करने पर यकीन रखती हूँ, मुझे लगता है मैथ्स इज ऑल अबाउट रिवीजन। आपने जितना मर्जी अच्छा पूरे सेमेस्टर में पढ़ा हो, ये कि अगर आपने रिवाइज नहीं की ये चीजें तो यू आर नॉट नो ऑन द डॉट। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल बहुत जरूरी, वेक्टर स्पेस में एग्जांपल बहुत मतलब जरूरी है। चलो आ जाओ। अब एग्जांपल मैंने ना एक साइड पे एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखा सकूं जूम आउट कर कर, तो ये देखो मैंने एक साइड पे सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, ये देखो ऐसे करके, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई नीचे, और एक साइड में मैंने जो है वो एग्जांपल लिखी है। तो अब ये देखो ये वेक्टर है, ये एग्जांपल हमने करनी है, इसको थोड़ा जूम इन करेंगे और जूम इन। और पहले तो यहाँ से हम कुछ मिटा लें। आप तो भैया मिट जाओ प्लीज, हम मिट जाओ, हमने आपको लिखना है यहाँ पे। तो आ जाओ यहाँ पे और जूम इन, जूम इन, आ जाओ। ये देखो भाई आ गया। अब सुनो, बहुत ज्यादा गौर से सुनना है, अब इसको सॉल्व किस तरह करना है। हमें एक वेक्टर जो R3 में दिया गया था वो ये वेक्टर है, और उसे कहा है कि इस वेक्टर का ना इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ना ये वेक्टर्स है। अब हमने लिखना है, इसको प्रूफ करना। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखना है, देखो किस तरह। इसको बहुत गौर से देखेंगे। पहले तो मैं जरा, अब आपको पहली बात ये है कि मैंने अभी बताया कि अब ये वेक्टर स्पेस में जो हम लेंगे ना वेक्टर्स, बात सुनने की है, उसको हम ना दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं जरा इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेती हूँ। पहले इस वेक्टर को, तो मतलब अच्छा हमने असल में लिखना ही है। तो इधर हमने ना, तो हमने इसको बी को लिखना है ए, एक स्केलर है उसको मल्टीप्लाई करना है U1 से, प्लस बी ले लिया, और U2 प्लस सी और U3। बात समझ आई? ठीक है। अब ये वेक्टर जो बी है, ये वेक्टर जो बी है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन तीन वेक्टर्स का। तो हम उस इस बात को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बात समझ आई? हाँ। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो अब हमने वो स्केलर्स मल्टीवर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें बैक ये वाला वेक्टर मिल जाए। बात समझ आई? हमने ये स्केलर्स ढूंढने हैं। हमने प्रूफ करना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो कौन से स्केलर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से मुझे बी वेक्टर वापस मिलेगा। बात समझ आई? चलो अभी ढूंढते हैं, टेंशन वाली क्या बात है। तो बी वेक्टर हमारे पास कौन सा है, वो है 1। पहले तो छोटा लिखो मैम, प्लीज छोटा लिखें। हाँ थोड़ा इसे देखो, फिर ज्यादा जगह रहे। हमारे पास 1 - 2 और 5 है, और प्लस ए इज इक्वल टू ए, और U1 क्या है हमारे पास, 1 1 1, प्लस बी, U2 क्या है हमारे पास, 1 2 3, प्लस सी, और हमारे पास U3 क्या है, U3 है 2 - 1 1। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बहुत गौर से देखना। अब है ना ओके, अब मैं ना आपको एक इक्वेशन बनाना सिखाती हूँ। अब सुनो इक्वेशन किस तरह बनाएंगे। अब सुनो, ए प्लस, अब बहुत गौर से सुनना मैं किस तरह लिख रही हूँ, बहुत गौर से मेरा देखना। मैं लिख रही हूँ ए प्लस बी प्लस 2 सी प्लस 2 सी इज इक्वल टू दिस टर्म विच इज सी 1। बात समझ आई मैंने किस तरह लिखा है? अब गौर से देखो दूसरा किस तरह लिखूंगी। ए प्लस 2 बी, ए प्लस 2 बी प्लस -सी इज इक्वल टू दिस टर्म -2। बात समझ आई किस तरह लिख रही हूँ? देखो बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना आना चाहिए, बहुत जरूरी है, आना चाहिए। ठीक है, -2। जिसको नहीं समझ आया वो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करे और दोबारा देखें मैंने क्या कर रही हूँ। ठीक है, बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ। अब आ जाओ, थोड़ा सा कलर लेते, रेड नजर नहीं आता, चलो ग्रीन ही सही। अब गौर से देखो, अब ये देखो फिर अगेन ए प्लस साइन एज इट इज 3 बी। या अगर आपको ऐसा मुश्किल लगता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखो ए आएगा, यहाँ पे B 2 B 3 भी आएगा, और यहाँ पे सी, उसके बाद उनको ऐड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ए बन जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको लिख कर दिखाना मुझे लगता है वो ज्यादा मुश्किल कर रही हूँ। अगर देखो यहाँ क्या आएगा, ये देखो यहाँ क्या आएगा, C आएगा, यहाँ आएगा भाई ए। और यहाँ देखो यहाँ पे आएगा B 2 B, यहाँ पे आएगा 3 B,
यहाँ आएगा सी माइनस सी और सी, और ऑटोमेटिकली जब इनको ऐड करोगे तो यही बनेगा जो मैं बना रही हूँ, वो है ए प्लस बी प्लस टू सी। यहाँ से बनेगा क्या, ए प्लस टू बी माइनस टू सी, माइनस सी खाली, टू सी नहीं आएगा, तो लो रिवर्स हो जाओ, हो गया सी। और यहाँ से क्या बनेगा, ए प्लस थ्री बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट बंद, और इज इक्वल टू दिस। ऐसे भी बना सकते हो, बल्कि मुझे लगता है पहले मैं थोड़ा मुश्किल बता रही थी, ये ज्यादा आसान है, मुझे अकल ही थोड़ी बात है कोई बात नहीं, आपने बर्दाश्त कर लेना। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, अब अगर इसको कंपेयर करें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ए प्लस टू बी प्लस सी जो है वो इक्वल है वन के, और बी प्लस टू बी, यहाँ बी नहीं आता, यहाँ टू नहीं आता, सॉरी, ठीक है, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक हो गया। और यहां से आएगा ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, बन गया। ये और लिख लो, हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लिया। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है, तीन हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए हैं यहाँ से। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, और हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मैट्रिक्स रिडक्शन मेथड। और उसमें देखो किस तरह करेंगे, मैं अब इस बात को ना ऐसे लिखने लगी, देखो वन 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 टू माइनस वन, एक सेकेंड, माइनस वन, राइट हो गया, वन टू माइनस वन, और अब यहाँ आएगा वन थ्री वन। और अब ये वाले जो वेक्टर्स हैं इसको भी हम साइड पे लिख लेना है, और ये वेक्टर्स क्या है भाई, वन माइनस टू और फाइव। अब हमने ना ये जो मैट्रिक्स बनाया ना हमारे पास, इसको रिड्यूस करेंगे एक्लन फॉर्म में, और इन दी एंड हमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, अब हमने यहाँ जीरो बनाना है और यहाँ जीरो, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, हम R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। और लगा लेते हैं, टेंशन वाली की बात है। तो वन 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 और वन तो एज इट इज रहेंगे, इनको बंद कर देते हैं, तो वन माइनस जीरो जीरो हो गया, टू माइनस वन इज वन, माइनस वन, यहाँ देखो ना, माइनस वन बिकम्स माइनस टू, और माइनस टू माइनस वन, नहीं, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। बात समझ आई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन यहाँ, एक सेकेंड, माइनस वन माइनस टू ही बनता है, यहाँ माइनस थ्री आना है। आप इधर आ जाए, एक सेकेंड, यहाँ माइनस थ्री ही आना है, ठीक है, बिकॉज हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, टू माइनस वन, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, हमें कोई टेंशन वाली ना बात नहीं है टिल नाउ, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, आइए, मेरा मिस्टेक, यहाँ के टू आता है, मैंने कुछ गलती की है, यहाँ टू आता है, देखा, सी के साथ टू है, यहाँ मैंने टू नहीं लिखा, रियली सॉरी, यहाँ टू आता है, टू सी था, टू सी है तो यहाँ टू आया, ठीक है, और यहाँ टू आया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब देखो, माइनस वन माइनस टू क्या बना हमारे पास, माइनस थ्री, ये लो यहाँ माइनस थ्री आता है, ये भी बहुत गंदा लिखा है, इसको भी दोबारा लिख लेंगे, माइनस थ्री। पता नहीं यार तुम इतना बुरा क्यों लिखी जा रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या, तुम्हें तमीज से लिख रहे हैं, ये लो आ गया, ठीक है। जो भाई फर्दर सो मैं एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व कराऊंगी, बाकी मैं डायरेक्टली लिखूंगी, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि मैम आप एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा रहे हो, तो बाकी क्या करोगे हमारे साथ, ठीक है। तो वन माइनस जीरो आया, सो थ्री माइनस वन बिकम्स टू, उसके बाद आ जाता है वन माइनस टू बिकम्स माइनस वन, और फाइव माइनस वन बिकम्स फोर। बात समझ आई। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक दिस टर्म जीरो। एक्लन फॉर्मेट करना आता होगा ना, एक्लन फॉर्म का मतलब होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना कुछ इस किस्म का होता है, ये देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना इस किस्म का होता है, हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, तो हमने इसके नीचे ये इसको बस जीरो करना, आखिरी स्टेप रहेगा एक्लन फॉर्म, आई होप कि पता होगा इतनी बात तो, ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब मैं क्या करूंगी कि जो हमारे पास आर थ्री है उसमें से माइनस करूंगी टू आर वन,
बात समझ आएगी। मैं ये ऑपरेशन यहाँ लगाने लगी हूँ। सुनो अब किस तरह लगाऊंगी। वन वाली जो रो है उसे कोई परेशानी नहीं है, वो सुकून से जी रही है। परेशानी बाकी लोगों को है। 0, 1, -3 और -3। बात समझ आ गया। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। फिर यहाँ 2 से किया तो -1 -6 बिकम्स -2। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, यहाँ ऐड करना था। ठीक हो गया मामले, को टेंशन वाली बात नहीं, 0 आ गया। अब गौर से देखो, -1 और, अच्छा ठीक है, -1 और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस जो 6 है वो हमारे पास आ जाएगा, विच इज कॉल्ड +5। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 4 + 6, 4 + 9, 4 + 9 कितना हो गया, 4 + 5। समझे? अरे नहीं ना, बात समझे ना। ये 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो -4 माइनस, ऐसे देखो ना, 4 -6, तो 10 आ गया यहाँ पे। बात समझ आई। मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय उसे कर रही थी इधर से वापस। बात समझ आई कि कोई भी ना आई? आई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप गौर से देखो, हमारा मैट्रिक्स जो है वो चेंज हो चुका है इन एक्लन फॉर्म। तो अब यहाँ से देखो क्या बनता है। यहाँ से हमें पता चला कि 5C जो है वो इक्वल है। अच्छा, ये गौर से देखो, मैंने इस मैट्रिक्स को ना ऐसे लिखना था। अगर गौर से देखो तो मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, और ए वाला मैट्रिक्स तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है, 1, 1, 1, 0, 1, -3, 0, 0, 5। और यहाँ पे हमारे पास आएगा ABC, और इज इक्वल टू बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1, -3 और 10। अब पता नहीं इसके पीछे लिखा गया है कि, हाँ, -10। तो अब गौर से देखो, यहाँ से क्या निकला, 5C बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 5C जो है वो इक्वल है 10 के। यहाँ से पता चला क्या है, C इज इक्वल टू 2। बात समझ आई। सी का वैल्यू 2 आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ से अगर गौर से देखो तो यहाँ से क्या निकलता है, और भी सी की वैल्यू मजीद निकाल लें। यहाँ से आ जाओ, यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास B -3C, -3C इज इक्वल टू -3। सी के वैल्यू क्या आया, 2। सो इसका मतलब यहाँ डाल ही लेते हैं सी की वैल्यू एज इट इज खुद ही। सी का वैल्यू आया 2 इज इक्वल टू -3। तो ये देखो, -3 +6 बिकम्स +3। बात समझ आई, वेल डन। आगे बढ़ो, अब ए के लिए निकाल लेते हैं। A + B + C इज इक्वल टू 1। तो ए की, सी की, बी की वैल्यू 3 है, 3 यहाँ लिखा जाएगा, प्लस सी की वैल्यू क्या है, 2 है, +1। ये दोनों ऐड हो गया, -5 जाएगा वहां पे। तो ए इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 5, यहाँ 1, तो क्या हुआ यहाँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे ना खैर से 2 आता है, कहीं 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 2 आता है, 2 आता है, एक सेकेंड, इज इक्वल टू, यहाँ 2 आता है, या आई मेड अ मिस्टेक हेयर, मैं उस पर आपसे माजरत खा हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 आता है। यहाँ पे देखो 2 आता है, तो 2C मतलब 4 हुआ, तो 1 -7 बिकम्स -6। बात समझ आई। देख लो ना ऊपर से, अगर नहीं समझ आ रही तो। ये देखो, ये देखो, हर जगह एक ही मिस्टेक हमने किया है, उसको सुधार लेते हैं। यहाँ 2 आना है, जैसे यहाँ 2 आया, यहाँ पे भी 2 आना है, और यहाँ पे भी 2 आना है। ठीक है, तो देखो अब इन दी एंड हमारे पास क्या फॉर्म बना है कि जो हमारा वेक्टर v है वो इक्वल है, a की वैल्यू -6 आई थी, -6u1 +3 u2, ओके, +2u3। इन दी एंड हमें ये फाइंड करना था, और ये हमारे पास आ गया, निकल कर आ गया। समझ आई लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखा है। चलो, आई होप कि लीनियर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे से क्लियर होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बहुत डिटेल में इसलिए कराया है क्योंकि इससे आगे जो हमने वो बेसिस और स्पेनिंग सेट और सब कुछ पढ़ना है ना, और वो स्पेशली लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, एक एग्जांपल ना, ये वाली देखो, ये देखो, ये भी बिल्कुल एकदम एकदम एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी है, इस पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने खुद करना है।
ठीक है, आई वुड। अच्छा एक बात सुनो, अगर हमारे पास कोई जो मैट्रिक्स इन दी एंड आएगा ना, अगर वो हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्म का बन जाए, जैसे ये देखो ना, यहाँ पर अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास एक्लन फॉर्म बन गई है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो एक्लन फॉर्म बनाते हुए, मतलब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाते हुए ना, हमारे पास ऐसा हो कि ये वाली, मैं अगर रेड ले लूँ यहाँ से, मैं एक बता रही हूँ कि अगले जी ये वाला पार्ट है ना, इसमें इसमें ऐसी सिचुएशन बनेगी। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। अगर हमारे पास एक्लन फॉर्म बन जाए, अगर हमारे पास मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म बन जाए, तो हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन है ना वो कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट। बात समझ आई? ठीक है। लेकिन ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि, मैं इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, जब इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग जानोगे। इस क्वेश्चन में ऐसा होगा कि इन दी एंड ना क्या बनेगा हमारे पास फॉर्म, जो है ना वो मैट्रिक्स की इस किस्म की बनेगी। दिखाना चाहती हूँ, मतलब पेन थोड़ा मोटा यूज करूंगी मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ बस, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। सुनो किस तरह की बात क्वेश्चन सॉल्विंग में रहेगी। इसको ना जब आप रिड्यूस कर लोगे ना अपना एक्लन फॉर्म में, तो आपको ना इन दी एंड ये वाला फॉर्म मिलेगा, टू, यहाँ पे टू आ जाएगा पहला, उसके बाद आ जाएगा जीरो, टू, -2 1, और इन दी एंड आपको मिलेगा जीरो, जीरो और जीरो और थ्री। अब आप गौर से देखो, बहुत गौर से देखना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ से अगर देखो तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या बन रहा है, इधर से हमारे पास बन रहा है a + 2b + c इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से हमारे पास बन रहा है 2b - 3c इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो तो क्या टेंशन वाली बात है, यहाँ बन रहा है हमारे पास 0 इज इक्वल टू 3। अब मुझे एक बात बताओ, 0 भी 3 के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो क्या हुआ, जब हम एक्लन फॉर्म बनाए थे ना, मतलब इसको ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 आ गया, और ये 0 3 के इक्वल कभी होता ही नहीं है। तो कुछ ऐसा एक सिचुएशन बन जाए तो याद रखना, इसका मतलब है कि जो हमारे पास में मैट्रिक्स सोल्यूशन गिवन था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बना है, वो ना हमारे पास, सुनना बहुत गौर से सुनना, वो ना इनकंसिस्टेंट हो गया है। और जब ये इस तरह की सिचुएशन बन रहा है, ये इस तरह केस आ जाए, इनकंसिस्टेंट हो गया है, तो इसका मतलब है हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल है, हैज नो सोल्यूशन। बात समझ आई? आई होप कि आई हो, मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, मैंने ये सॉल्व नहीं कराया, लेकिन अब मैं बता रही हूँ ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओगे, तो ये वाली सिचुएशन इन द एंड इस क्वेश्चन में बन जाएगी। इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देख लो, ठीक है। और ये देखो, ये क्या है, हमारे पास मैट्रिसेस है, और आप गौर से देखो, बहुत ज्यादा बेसिक्स पे मैं जा रही हूँ, मुझे पता है हम वन शॉट वीडियो करें, हम नहीं जा सकते बेसिक्स पे, और ये शायद वीडियो काफी लंबी रहे, मुझे पता है ये वीडियो काफी लंबी रहेगी, वेक्टर स्पेस से बहुत कुछ बताने को है, बहुत कुछ करने को है। तो बात सुनो फिर, उसने कहा वेक्टर एम है जो, ये वेक्टर एम जो है ना, ये मैट्रिक्स एम, ये वेक्टर एम मैट्रिक्स मैन है ना, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन है ये और ये और ये। जिस तरह हमने उनके लिए सॉल्व किया ना, अगर आप गौर से देखो, हमने बाकी वेक्टर्स को भी मैट्रिसेस की फॉर्म में चेंज किया, वो अलग बात है कि मैंने इस वाले वेक्टर में चेंज किया, बट कॉलम मैट्रिक्स है ना। तो आप भी इसको चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ए लिख लो, प्लस वाई बी लिख लो, प्लस सी बी लिख लो, सी नहीं है, अब जी ले लो, जी सी इज इक्वल टू एम। ये इस किस्म के आपने स्केलर्स फाइंड करने हैं, और जैसा हमने अभी लिखा है ना, आपने उस तरह इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वेक्टर्स का ही लेना है, तो मैट्रिसेस का भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, आप पॉलिनोमियल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो। शाम की जो बुक है ना, लीनियर अलजेब्रा वाली, हम उससे कर रहे हैं, और उसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डिटेल सोल्यूशन भी है। तो आपको मैं कहूँगी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वहां से प्रैक्टिस जरूर करो। अगर आप में से किसी का बुक नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक है, आप ऑटोमेटिकली, चैप्टर 4 है इस बुक का, चैप्टर नंबर 4। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें, आपको ज्यादा अच्छा इंसाइट मिलेगा।
राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ओवर नेक्स्ट टॉपिक। काफी हमने एग्जांपल को देखा। आई होप कि मैंने यहाँ पे इतनी डिटेल में एग्जांपल कराई ना, एक्लन फॉर्म में डिस्कशन का इसलिए करके दिखाया है क्योंकि मैंने इससे आगे जो आपको एक बात करवानी है ना, विच इज कॉल्ड लेवल बेसिस डायमेंशंस लीनियर इंडिपेंडेंट स्पैनिंग, उसमें बहुत जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है विच इज कॉल्ड स्पैनिंग सेट और लीनियर स्पैन। इन दोनों बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने काफी डिटेल में उनका डिफरेंस भी ढूंढ कर लाई हूँ। ठीक है, सुनो लीनियर में अब हमारे पास ना क्या होगा, बहुत गौर से सुनना। हमारे पास ना वेक्टर स्पेस में से हम कुछ वेक्टर्स को उठा लेंगे और उनको उठाकर एक सेट में डाल देंगे। ठीक है, डाल दें सेट में। अब हम क्या करेंगे, उस सेट में जो हमने डाला है ना, हम वेक्टर स्पेस के हर वेक्टर को हर वेक्टर को जिस सेट में, ये मेरी बात है तो देखो जरा गौर जूम इन करके बात समझते हैं। इधर देखो, मैं शायद समझाने में अल्लाह करे कामयाब रहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनने वाली बात है। और सुनने वाली बात ये है कि अब मैंने कुछ वेक्टर्स लिए हैं वेक्टर स्पेस में से ये, ठीक है, विच इज कॉल्ड u1 है, u2 है, सो ऑन um। मैंने कुछ वेक्टर्स लिए वेक्टर स्पेस रेंडमली उठा के अपने पास रख लिए। तो मैं वेक्टर स्पेस के बाकी जितने वेक्टर्स रह गए हैं ना, बाकी जितने भी वेक्टर्स रह गए हैं v, लेट्स से फॉर ऑल v बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, है ना, मैं सारे वेक्टर्स को ना वेक्टर स्पेस की सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से ना ये वेक्टर लिख सकती हूँ। मतलब बाकी सारे वेक्टर्स जो है ना वेक्टर स्पेस में, वो ना मैं लिख सकती हूँ इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। इंटरेस्टिंग है ना कि कुछ वेक्टर्स पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के बाकी वेक्टर्स को लिख सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन फॉर्म में, या उन वेक्टर्स की फॉर्म में हम पूरा का पूरा स्पेस भी लिख पा रहे हैं। और किया, बात समझ आई कि हमने कुछ वेक्टर्स अपने सेट में डाले थे और बाकी वेक्टर्स जो थे ना, वो उन्हीं वेक्टर्स के लिए कॉम्बिनेशन थे। बात समझ आई, पहुंचे वो लग रहा वहां पे। इसका मतलब है ये जो कुछ वेक्टर्स मैंने सेलेक्ट करके अपने सेट में डाले हैं ना, सेट एस है लेट्स है, वो सेट जो है, जो कुछ वेक्टर्स है ना, ये वाले कुछ वेक्टर्स बड़े कमाल के वेक्टर्स हैं। ये इनडायरेक्टली जनरेट करें, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली कह लो, ये जनरेट नहीं कर रहे मेरे वेक्टर स्पेस को। जनरेट करने का मतलब ये है कि सारे सारे वेक्टर्स उसकी वजह से लिखे जा सकते हैं। जनरेट करने की बात समझ आई ना, बात समझ आई। तो स्पैनिंग सेट में ऐसे वेक्टर्स आते हैं जिनकी मदद से हम वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। ये देखो कैसे, ये देखो, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बी कोई भी वेक्टर स्पेस है और हम लाइक जो u1 u2 u3 है ना, उनको मैंने कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात की है तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ स्केलर्स भी चाहिए होंगे जिनकी साथ में उनको लिखूंगी। बात समझ आई, ठीक है। अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट चीज है उसमें मैं ना वापस आती हूँ इधर, मैं इसके ऊपर मजीद बात करनी है मैंने, ठीक है, मैं मजीद बात करूंगी, टेंशन नहीं लेनी। वो ये है कि जो लीनियर स्पैन है ना, लीनियर स्पैन, अब स्पैनिंग सेट में वो वेक्टर्स आते हैं जो वेक्टर स्पेस के बाकी वेक्टर्स को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। लेकिन अब सुनो, लीनियर स्पैन में वो वेक्टर्स आते हैं, मैंने कुछ वेक्टर स्पेस में से कुछ वेक्टर्स उठाए, वेक्टर स्पेस से कुछ वेक्टर्स उठाए, तो उन वेक्टर्स के जितने लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, इन वेक्टर्स के जितने भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो भाई, जितने भी लिख सकते हो लिख लो। उन वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ना लीनियर स्पैन है इस सेट का, स्पैन ऑफ बी लिखे लो, ठीक है, क्योंकि वो लीनियर स्पैन है बी का, तो इसको लिखा जाता है स्पैन ऑफ बी, क्योंकि अंदर इसके अंदर वी वेक्टर्स हैं, v1 v2 v3। अगर यू वेक्टर होते u1 तो आप लिखते हैं इसे यू स्पैन ऑफ यू, क्योंकि इसमें स्पैन ऑफ यू में क्या आते हैं, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन यू के एलिमेंट्स के। यू क्या है, यू वेक्टर्स हैं। बात समझ आई, बात समझ आई, आई होगा इन दोनों के दिमाग का डिफरेंस समझे हो, समझोगे तो बात समझ आएगी। ये देखो ऐसे, ये देखो स्पैन ऑफ एस में एस के अंदर u1 है, ये देखो ए आई जो है वो सारे रियल नंबर्स है, मतलब ये, यार ये फील्ड की जगह मैंने आर क्यों लिखा है भाई, रियल नंबर फील्ड भी, आर भी जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स वो भी फील्ड ही है भाई, कोई टेंशन वाली बात है, आप एफ लिखो ना लिखो, एफ लिखो आर लिखो एक ही बात है, क्योंकि रियल नंबर्स भी तो एक फील्ड ही बनाते हैं। ठीक है, तो जितने भी वी एस वी के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सारे एक सेट में डाल दोगे, वो स्पैन करते हैं हमारे सेट एस को। अब आज इन दोनों में डिफरेंस को समझते हैं, ये देखो बहुत गौर से डिफरेंस समझते हैं, जूम इन करूंगी,
जूम इन करूंगी, और जूम इन कर लो, और ज्यादा अच्छा है। पूरा स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ये, होप के आपको आ रहा हो। अब बहुत गौर से सुनो। अब ये स्पेनिंग सेट है ना, वो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है, हाँ ठीक है। लेकिन जो लीनियर स्पेन ना, वो सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स दैट कैन बी टेकन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेनिंग सेट। स्पेनिंग सेट में ना कोई भी कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स आते हैं, कोई भी वेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लीनियर स्पेन है ना, वो स्पेनिंग सेट के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। बात समझ आई? और याद रखना, जो स्पेनिंग सेट होता है ना, यह वैसे थ्योरम भी है बुक में, स्पेनिंग सेट है ना वी, वी अगर यू वेक्टर्स ले लो, तो हमेशा सबसेट होता है वी का। अगर वो सबसेट होता है हमेशा वी का, वी वेक्टर स्पेस है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये सबसेट है, इट मीन्स दैट कि वो इटसेल्फ भी एक वेक्टर स्पेस है। बात समझ आई? और ये याद रखना, स्पेनिंग सेट माइट नॉट कंटेन ऑल द वेक्टर्स ऑफ वी। स्पेनिंग सेट में सारे के सारे वेक्टर्स नहीं आ सकते वेक्टर स्पेस के, बट इट इज सफिशिएंट टू जनरेट, लेकिन उतने वेक्टर्स जरूर सफिशिएंट है, उतने काफी होना। तो इट मीन्स के उतने वेक्टर्स स्पेनिंग सेट में जरूर होंगे जो कि हमारे पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट, एवरी वेक्टर को वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सके। किस तरह? बाय लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्पेनिंग सेट में उतने वेक्टर जरूर होते हैं जो कि पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के हर वेक्टर को जनरेट कर सके। लीनियर स्पैन इंक्लूड्स एवरी वेक्टर दैट कैन बी रिटन एज लीनियर। तो लीनियर स्पैन में वो सारे वेक्टर्स आ सकते हैं जिनका आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। बात समझ आई? तो लीनियर स्पैन में वो वेक्टर्स आते हैं जिनका आप, जो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन लीनियर स्पैन में वो वेक्टर्स आते हैं जिनका आप लीनियर कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हो। इस डन हो गया? पानी में है मैंने, डन हो गया? आई होप कि डन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ। मेरे पेन उल्टा पकड़ा हुआ है, आ जाओ। नेक्स्ट चीज आ रही है। नेक्स्ट चीज है विच इज कॉल्ड, आई होप कि लीनियर स्पेन, और जो हमारे पास स्पेनिंग सेट है वो एकदम क्लियर हुआ हो। ये जो है ना, ये मेरे पूरे के, मैं रिपीट करूँ सॉरी, ये पूरे के पूरे सेट को वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। लेकिन ये जो है, इसमें वो वेक्टर्स आते हैं जिनके, जिन पूरे वेक्टर स्पेस के वो वेक्टर्स आएंगे जो अपना जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। करेक्ट? बात समझ आई? ठीक है, आ जाओ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज कॉल्ड रो स्पेस, और कॉलम स्पेस नहीं लिखा हुआ, कॉलम स्पेस भी मानते हैं। रो स्पेस, रो स्पेस क्या होता है कि हमें कोई भी वेक्टर जो है, मैंने बताया कि हमें कोई भी जो सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होंगे, हम उस पर क्या करेंगे। सुनो, अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगी, मैं तो समझा देती हूँ। एग्जांपल में थोड़ी बात करवाऊंगी, इसकी भी कराऊंगी, कॉलम स्पेस की भी कराऊंगी, समझाऊंगी, टेंशन नहीं, भूलूंगी नहीं। ठीक है, बिकॉज मैंने उसके बाद ना आपको पहले लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, बेस और डायमेंशन का पढ़ा दूं। फिर मेरे कॉलम स्पेस से आपको ना कॉलम स्पेस निकाल कर, पहले कॉलम स्पेस निकाल लेंगे और फिर उसकी बेसिस निकाल लेंगे, ज्यादा अच्छी समझ आएगी, इसलिए थोड़ी बात करवाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। बात समझ आए? सो हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है विच इज कॉल्ड दिस, विच इज रो स्पेस। रो स्पेस कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स की, कि सबसे पहले हम उस वेक्टर्स पर ना, जो हमें वेक्टर्स गिवन होते हैं, सॉरी सेट ऑफ वेक्टर्स, उनको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में हम सेट ऑफ वेक्टर्स को लिखे जा सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। कहाँ पहुंचे हो? जैसे जैसे हमारे पास ये देखो, ये तीन वेक्टर गिवन थे। अरे देखो, ये तीन वेक्टर्स गिवन थे, एक ये ये, इन तीनों को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा ना ऐसे। ठीक है, तो मैं इसी तरह वही बात यहाँ पे उसने की हुई है। बात समझ आई? इसी तरह ये देखो, रो स्पेस के लिए भी जरूरी है। वापस आ जाओ इधर, ये है। तो रो स्पेस के लिए भी यही करूंगी मैं, बल्कि मैं नीचे एग्जांपल रखी हुई है, ओके मैं भूल गई थी, रियली सॉरी। असल में मैंने ये नोट्स कल तैयार किए थे, तो मैं एक रात गुजर जाने के बाद मुझे नोट्स में लिखी गई एग्जांपल भूल गई है, रियली सॉरी। सो हमने कि जो हमें वेक्टर्स गिवन होंगे, उनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, फिर उसके एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने हैं, वही रो ऑपरेशन जो पहले लगाते रहे थे, और मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है एक्लन फॉर्म में। ठीक है, एक्लन फॉर्म का वन वर्ड मतलब ये होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे बनाओ, एप्पल ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाना। बात समझ आ गई? तो रो ऑपरेशन लगाओ, उसके बाद उसमें हम एक्लन मैट्रिक्स बनाएंगे, और एक्लन मैट्रिक्स बन जाए तो जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वो उतने ही उसका रो स्पेस होगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रो आएंगी हमारे पास रो स्पेस में, नॉन जीरो रोज आएंगी, उतना ही उसका रो स्पेस में उतने ही वेक्टर्स आएंगे। बात समझ आई? जैसे एग्जांपल यहाँ जो सॉल्व की हुई है, अच्छा इसके नीचे जो एग्जांपल देखिए उसे देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है आखिर। ये देखो, ये एग्जांपल है, गौर से देखना।
अब मैं जो दिखा रही हूँ पहले मेरी बात देखो, ऊपर ना पढ़ने लग जाए ना कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो मैं दिखाना चाह रही हूँ ना वो देखो, मैं इसको इन सर्कल करती हूँ। जैसे ये एक मैट्रिक्स गिवन है ना, जो मैंने व्हाइट लिया हुआ, सॉरी व्हाइट नजर नहीं आया, दैट इज वाई। मैं सिलेक्ट चेंज कर लेती हूँ, प्लीज प्लीज सिलेक्ट हो जाओ, ये थोड़ा हैंग हो जाता है कभी कभार। चलो अभी मेरे पास नई टेक्नोलॉजी खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए देखो इधर, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इस पर जब मैंने रो ऑपरेशन लगाया तो ये देखो ये, और इन दी एंड ना ये वाला फॉर्म बन गया। मतलब ये देखो ये एक्लन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। कैसे एक्लन फॉर्म में, देखो ये देखो ऐसे, बात समझ आई। और इसके नीचे देखो जीरोस आ रहे हैं सर, बात समझ आई। तो अगर आप गौर से देखो, अब मैं आपसे पूछूं, आपसे एक बात पूछूं, इस मैट्रिक्स को गौर से देखो और कहीं ना देखो, इस मैट्रिक्स को देखो, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? दो। बाकी तीसरी दो तो पूरी की पूरी जीरो है। तो दो है, तो इसका मतलब है इसका जो रो स्पेस है ना वो भी दो है। बात समझ आई? जितने रो, सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने मैट्रिक्स को, सेट ऑफ वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, उस पर रो ऑपरेशन लगाना है, उसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसमें नंबर ऑफ जितनी नॉन जीरो रोज है ना वो उसकी रो स्पेस होंगी। बात समझ आ गई? आई होप क्या आई हो। अब आ जाओ इस एग्जाम्पल की तरफ। अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं जल्दी से। और पहले तो मैम प्लीज हम इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे, ये लो 3 पर आ जाते हैं। अब बात सुनो बहुत गौर से, हमें ना ये सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है, ये 3, ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है ना, जो गिवन है, वो स्पैन कर रहे हैं यू को, क्योंकि यू का वेक्टर्स है ना, तो ये यू को स्पैन करेंगे, ये बिग यू को। और ये जो है ना ये वी वाले वेक्टर्स, ये स्पैन करते हैं हमारे पास डब्ल्यू को। तो एक स्पैनिंग सेट हमने ले लिया, एक लीनियर स्पैन, जो स्पैन लीनियर स्पैन है डब्ल्यू का, जो डब्ल्यूज वाले वेक्टर्स हैं, और एक जो है वो यू का है। तो ये दो दो हमारे पास सेट है ना, जो कि उसके अंदर, एक के अंदर स्पैनिंग वेक्टर्स हैं यू के, एक के अंदर स्पैनिंग वेक्टर है डब्ल्यू के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? अगर इन दोनों का, बहुत बहुत गौर से सुनना, ये थ्योरम है और ये पेपर में एग्जांपल आई हुई है, पता नहीं कौन से वाले में आई है, मैंने देखा पास पेपर में। तो ये देखो, ये दोनों यू और वी एक दूसरे के, यू और डब्ल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगे। कब? अगर ने इसके जितने भी वेक्टर्स आए ना इस स्पेनिंग सेट में, उनको लिखो मैट्रिक्स के फॉर्म में, उनको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करूं, रिड्यूस करने के बाद जितने नॉन जीरो रोज है ना वो इसमें और इसमें इक्वल हो जाए। बात असल में ये है कि यू और वी, जिसमें स्पेनिंग सेट के इन दोनों में स्पेनिंग वेक्टर्स आ रहे हैं, ये दोनों स्पेनिंग वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर, अगर इन दोनों वेक्टर्स में जो आने वाले रो स्पेस है ना वो सेम हो जाए। तो देखो अगर गौर से देखो यहाँ पर, यहाँ गौर से देखना, इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे, इधर आ जाओ, 3 वाला बेटर है। गौर से देखो, ये जो वेक्टर ए है ना, यू वाले वेक्टर्स, जो यू वाले वेक्टर्स है उनको हमने ए में डाल दिया, ये देखो ए में, 2 2 1 2 -1 3 ये वाला वेक्टर है। फिर ये वाला वेक्टर ये है, और ये वाला वेक्टर ये है। उसके बाद हमने क्या लगाया इन पे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो ये देखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, उसके बाद हमने इन द एंड इसको ये कर लिया। इसमें कितने नॉन जीरो रोज हैं? इस ए में, इसके अंदर 2 हैं। अब आ जाओ, ये जो वी में 2 वेक्टर्स हैं इनको भी लिख लेते हैं मैट्रिसेस के फॉर्म में, ये हैं। तो ये देखो ये इन द एंड प्लेस किया, तो इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है? 2। ऑल दो अगर आप गौर से देखो तो इनका ऑर्डर डिफरेंट है, ऑल दो इनका ऑर्डर डिफरेंट है। गौर से देखो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3। इसका हमारे पास बनता है 3 × 4, नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम, इसका ऑर्डर ये है। देखिए इसका ऑर्डर अगर देखो क्या है, 1 2 3 4 1 2, तो 2 × 4, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर ऑल्दो डिफरेंट है, लेकिन इनके अंदर आने वाले नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सेम है। दैट इज वाई द रो स्पेसेस ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, देयरफॉर ए यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। आई होप कि समझ आई होगी क्या हो रहा था। आई समझ आ गई? चलो अब नेक्स्ट चीज है जो हमारे पास आ जाती है, वो है लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। इसको देखते हैं। सो अच्छा, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है सबस्पेसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। वी विल कम बैक टू इट, डोंट वरी। या आगे बढ़ते हैं। तो इससे very ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जूम आउट करेंगे, जूम आउट करेंगे। ये वाला पार्ट है विच इज कॉल्ड सबस्पेसेस का। सबस्पेसेस क्या होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। सबस्पेसेस ना वेक्टर स्पेस के ही कुछ हैं, तो देखो बहुत सारा, ये अगर हमारे पास बहुत बड़ा ये वेक्टर स्पेस है ना, बहुत बड़ा वेक्टर स्पेस है ये, तो इसका छोटा सा टुकड़ा जो है ना वो सब स्पेस है।
ठीक है, तो वेक्टर स्पेस का छोटा सा टुकड़ा जो है वो सब स्पेस है। और याद रखना ये सब स्पेस बिना वेक्टर स्पेस के सारे उन 10 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, एक्सियम को सेटिस्फाई करता है तो वेक्टर स्पेस तो हुआ ही ना। बात समझ आई? ओके, छोटा सा टुकड़ा है। तो ना याद रखना इस सबस्पेस के दो सबस्पेस जो है ना वो हमेशा ही, हर वेक्टर स्पेस के दो सबस्पेस जो ट्रिवियल सबस्पेस है, मतलब हर दफा एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि होंगे ही होंगे, उनके बगैर तो बात चलेगी नहीं। एक तो वो जीरो स्पेस है, ठीक है, और दूसरा वो इटसेल्फ खुद। तो ये जो दो है ना सबस्पेस, हर वेक्टर स्पेस के पास ये दो जो है ना वो जरूर होंगे। बात समझ आई? तो वेक्टर स्पेस के ये छोटे से टुकड़े को सबस्पेस कहते हैं, और ये खुद भी वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस के एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है। और जीरो वेक्टर और खुद, जीरो स्पेस और खुद हमेशा 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 ट्रिवियल सबस्पेस होंगे किसी भी वेक्टर स्पेस के। तो ये लो, थोड़ा सा जूम इन करना था। ये है सबस्पेस। और आ जाओ, अब हमें ना कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन हो तो ना उसका छोटा सा टुकड़ा सबस्पेस है या नहीं है, हम उसको इंस्टेंटली देखकर बता सकते हैं। हम कैसे देखकर बता सकते हैं कि वो सबस्पेस है या नहीं है? और हम उसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को चेक करें। वैसे तो ये तीन प्रॉपर्टीज है, पर ये तीसरी जो मेरे दूसरी प्रॉपर्टी है इसको मिलाकर मैंने तीसरी प्रॉपर्टी ली थी। वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज है? वेरी सिंपल। आपको पहले ये प्रूफ कराना है कि जो भी सबस्पेस आपको दिया गया ना, डब्ल्यू जो कि सबसेट है वी का, मतलब वी वेक्टर स्पेस है, उसका एक सबसेट दिया गया है। आपको कहा जा रहा है कि ये भाई सबस्पेस है। अगर आपको कहा जाए कि चेक करो भाई ये सबस्पेस है या नहीं है, तो इसमें सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज को चेक कर लो, ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं है, होल्ड कर रही है कि नहीं है। अगर हो जाए तो बात बन गई है, नहीं है तो वैसा नहीं होगा। तो पहली बात ये कि जीरो वेक्टर उसमें होना चाहिए। जो सबस्पेस है ना, जो सबसेट उठाया है वेक्टर स्पेस का, उस पे जीरो एलिमेंट जरूर होना चाहिए, जीरो वेक्टर जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी दो वेक्टर्स को डब्ल्यू के जो कि सबसेट को उठाया है उसको आप ऐड भी कर सकते हो, मतलब वेक्टर एडिशन। दूसरा, अगर कोई स्केलर लूम है ए और उससे मल्टी फील्ड का हो, उसको ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। अब वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, तो मैं दोनों वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उन दोनों को भी ऐड कर सकती हूँ। तो ये तीसरी बात मैंने वैसे ही लिखी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन दोनों को इकट्ठे ना ऐसे लिखा जाता है। बात समझ आई? तो जीरो वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, किसी भी सबसेट में हो वेक्टर स्पेस के तो वो सबस्पेस होता है। क्लैरिटी एकदम? चलो वेल डन, बहुत अच्छा हो गया, आपको ये बात समझ आ गई। ठीक है, और ये देखो थोड़ा सा कर लेते हैं। अब ये देखो, बहुत गौर से देखने वाली बात है कि हम वाइट ले लेते हैं, वाइट यहाँ यूज ही नहीं है। ओके, एक मिनट, वाइट आ जाओ, आ गया वाइट। अभी हमारे पास आर का क्यूब है। अब आर के क्यूब में मतलब ये थ्री डायमेंशनल की बात हो रही है स्पेस की। इसमें तीन एक्सिस होते हैं, और इसमें जो हमारे पास वेक्टर्स है ना वो थ्री टप्पल की फॉर्म में होते हैं, जैसे थ्री ऑर्डर फ्रेम के, टप्पल नहीं आना था, गलती से कह दिया। ये देखो इस फॉर्म के होंगे इसमें वेक्टर्स, इसमें वेक्टर्स इस फॉर्म के आएंगे। बात समझ आई? तो याद रखना इसके ना दो सबस्पेसेस तो पक्का है, एक ये खुद और एक जीरो स्पेस। समझ आ गई? पहली बार ट्रिपल सबस्पेस। और आर थ्री के अंदर हर वो लाइन जो कि ओरिजिन से गुजर रही है वो भी सबस्पेस है, और हर वो प्लेन जो ओरिजिन से गुजर रहा है वो भी सब प्लेन है। समझ आई? तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एनी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जीरो और वो खुद हमारे पास सबस्पेस है आर थ्री की। अब यहीं से एक और बात लिख लो, अब आर टू के लिए भी लिख लो, आर टू के लिए भी लिख लो। इधर से आ जाओ। आर टू में ना ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, ये तो पता ही होगा। यहाँ आर टू के लिए लिखा नहीं होगा मैंने, लिखे लिख दो। आर टू के अंदर ना एक तो जीरो ये खुद होगा ही होगा, और ये खुद भी होगा ही होगा, ये दो सब स्पेस। और तीसरा क्या होगा? लाइन पासिंग थ्रू रीजन, उसमें प्लेन नहीं आएगा, लाइन पासिंग थ्रू रीजन। ये किसके लिए है? आर टू के लिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन। बात समझ आ गई? ओरिजिन की स्पेलिंग तो पूरी लिख लो, ये लो। बात समझ आ गई? आई होप क्या आई हो। अब सुनो, हमारे पास जितने सेकंड एग्जांपल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो गौर से देखो, वाइट ले लेते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल का स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस बनाता है, भी थोड़ी देर पहले बताया है ना, बनाता है ना? आई होप कि तुम्हें याद हो, बनाता है। ठीक है, ये वेक्टर्स मैंने पूछे एक सेकेंड, आ गया कि नहीं आया? अभी आ जाएगा वापस, आ जाओ वापस, आ गया। अब गौर से देखो कि ओके, तो ये हमारे पास
सबस्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, पॉलिनोमियल का स्पेस ये वेक्टर स्पेस है। इसके अंदर जितने भी n डिग्री के पॉलिनोमियल्स है ना, क्योंकि इसने इनफाइनाइट डिग्री के पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं और इसमें फर्स्ट n डिग्रीज का पॉलिनोमियल्स आ गए, तो ये हमेशा इसका सबसेट होगा और ये सबस्पेस भी होगा। सिमिलरली ये सारे पॉलिनोमियल्स में सारी डिग्री के पॉलिनोमियल है, तो इवन डिग्री वाले पॉलिनोमियल भी सबसेट है या सबस्पेस है इसके। बात समझ आई होप कि आ गई। अब ना 2023 के पेपर में ना पास्ट में एक क्वेश्चन आया, 2023 का पेपर है। अब सोच लो कितना को रेलिवेंट करा रही हूँ। सुनो, यहाँ मैं कहीं लिख लेती हूँ, यहीं लिख लेते हैं। 2023 में आया, बहुत पुराना बिल्कुल नहीं है सवाल। वो सुनो क्या है, मैं निकाल लूँ एक मिनट। मैंने लिख कर रखा था अपने पास ही, जो कि गायब हो चुका है, तो मैंने मार्क किया था ये। ठीक है, अब बहुत बहुत गौर से सुनने की है। अब हमने क्या बताना है कि ये जो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। अब सवाल ये है कि डिटरमिन वेदर और नॉट W इज इक्वल टू, आगे, W इज इक्वल टू दिस, लिखी जाओ प्लीज लिख लो। हाँ, A B C सच दैट, ये जो हमारे पास इन तीनों का आपस में रिलेशन ये है कि इन तीनों को अगर आप ऐड करें ना, हमें आंसर 0 मिले। ठीक है, आंसर में क्या मिले? 0। आंसर में क्या मिले इन दी एंड? 0 मिले। और ये जो ABC है ना, ये बिलोंग करता है R3 में से। अब बताओ, अगर ये R3 से बिलोंग करता है तो सवाल है डिटरमिन वेदर और नॉट इज अ सबस्पेस ऑफ R3। ये W मैंने लिखा है, उसने पूछा ये सबस्पेस है या नहीं है। पहली बात है। आपको कैसे पता चला सडनली मैम? अगर आप गौर से देखो तो A+B+C, तो ये प्लेन की इक्वेशन है और इज इक्वल टू 0, इसका मतलब रीजन से गुजर रही है। अभी मैंने बताया कि प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू रीजन जो है वो क्या होगा, क्या होगा, सबस्पेस होगा। तो हम सडनली देख कर बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे पेपर में, हमें तो सॉल्व करना होगा। आओ सॉल्व करते हैं। अब बहुत गौर से देखना। पहली बात यह है कि अगर मैं 0, अच्छा ये इतना पतला क्यों लिखा जा रहा है? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पेन को हार्ड करूंगी। एक सेकेंड, आई थिंक सो मैं जूम आउट ज्यादा किया हुआ है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, इधर आ जाओ, इधर जो इस एग्जाम्पल को गौर से देख। अब सॉल्व कर रही हूँ पास्ट का क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से, 2023 में आया है ये। लिख देते 2023, बहुत ही रेलिवेंट बात है। ठीक है, तो सुनो क्या होगा अगर मैं 0, पहली बात थी सबस्पेस के लिए क्या चाहिए? 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर को मैं 0 टप्पल ले लूँ R3 से, टप्पल नहीं, 0 ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर इसमें से। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड भी करूँ तो 0, सॉरी, 0 + 0 + 0 बिलोंग्स टू माई W। ठीक है, तो मैंने R3 में से 0 वेक्टर लिया, वो मेरे बिलोंग कर गया। टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना? 0 वेक्टर बिलोंग कर रहा है। और वेक्टर ले लूँ तो लेट से अगर मैं एक वेक्टर ये ले लूँ U, जो कि इस बात को सेटिस्फाई कर, W1 में से मैंने लेना है। एक सेकंड, यहाँ W1 आना था, W से। अगर मैंने मेरे जो इसके अंदर 0 वेक्टर बिलोंग कर रहा है, अब आज W में से मैंने एक और वेक्टर ली, लेट से -1 और -2, और मैं बिलोंग कर W से। मुझे कैसे पता W क्यों बिलोंग कर रहा है? बिकॉज ये देखो ना, 0 प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए मुझे पता है मैं W से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये से देखो, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, ये मैं W से बिलोंग कर रहा है। मैं खोल खोल के चीजें लिख देती हूँ ताकि कोई बात रह ना जाए। इसी तरह एक 1 0 -1, ये मेरे W से बिलोंग कर रहा है। अब फील तो होगी ऐसे, जैसे इसको ऐसे करके लिखोगे। तो मैंने 2 वेक्टर्स ले लिए W से, 0 वेक्टर बिलोंग कर रहा है और ये 2 वेक्टर्स मैंने और ले लिए। अगर मैं इनके ऊपर स्केलर वेक्टर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करगी, तो ये मेरे सबस्पेस बन जाएंगे। वही काम करना है तो पहले जो कर रहे थे ना। आज जब इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ ना, तो मैंने ऐड ऐसे करना है कि W1 को ऐड करना है मैंने -W2। ठीक है, तो W1 मेरा ये है, इसको W1 लिख लेते हैं, इसको W2 लिख लो। मान लेते हैं, इक्वल का साइन लगा लो यहाँ पर। इनको नाम देना है ना, दे लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो क्या होगा, 0 -1 1 माइनस 1 प्लस, ये कर लो प्लस -1 प्लस, ठीक है, और +1 हो जाएगा। बात समझ आई? अब जरा ऐड तो करो, देखो क्या आसानी बनती है। अब -1 आ जाएगा, -1, और एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, ये इधर -1, W1 पूरा का पूरा ऐसे आ गया, माइनस यहाँ -1, +1 हो गया। तो ये दोनों आपस में कटे,
यहाँ पर -1 आना चाहिए, आई थिंक सो, आई मेक द करेक्ट। ओके, -1 यहाँ मुझे ना 1 लेना चाहिए था, है ना। एक सेकंड, आई हैव मेड मिस्टेक हियर, तो मैं इसको चेक करती हूँ मैंने क्या मिस्टेक। तो हमें करना क्या है, मैंने एक्चुअली पता नहीं क्यों उनको ऐड किया यहाँ पे। अब इसको ऐसे ही कर लो ना, अगर ऐड ही कर लो तो बात बन जाती है। हम ऐड ही करेंगे, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लो, 1 आ गया, प्लस यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ -1 था। एज इट इज अब ऐड करना है ना यार दोस्तों, -1। तो अब देखो इनको ऐड करोगे, इसको इसमें ऐड किया तो 1 आ गया। मतलब इसको भी रेज कर देंगे, अच्छा रेज हो जाओ ना, ये आ गया रेज। हाँ, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1 आ गया, इसको इसमें ऐड करेंगे तो वी गेट -1, और इसको इसमें ऐड करेंगे वी गेट 0। और अगेन अगर आप देखो तो ये मेरे W से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज इसमें देखो 1 + 1 - 1 + 0 तो बिलोंग कर गया। तो वेक्टर एडिशन जो है वो बिलोंग कर गया वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब कौन सा स्केलर लेना है, लेट से क्या स्केलर ले, 1 ले लेते हैं। 1 बिलोंग्स टू हमारा F फील्ड्स है, और अब मैं जब 1 को मल्टीप्लाई करूंगी W1 से, तो 1 × 0 - 1 और 1, तो ऑटोमेटिकली 1 - 1 और 0, ये मेरे पास बिलोंग करेगा मैं W से। तो वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और 0 वेक्टर मेरे बिलोंग कर गया, तो इट मीन्स दैट कि ये वाला वेक्टर जो है वो क्या है, ये वाला वेक्टर, ये जो मेरे पास सबस्पेस है, ये R3 की सबस्पेस है। ठीक है, बात समझ आ गई। 2023 का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में करवा दिया ताकि कोई परेशानी ना रहे। ठीक है, अब आगे का इसको मिटा लेते हैं और एक सवाल करेंगे नेचर ऑफ लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट की तरफ मूव करते हैं। लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की कहानी ना स्केलर्स पे डिपेंड करती है। लीनियर कॉम्बिनेशन बना लोगे ना, जब कोई वेक्टर्स गिवन होगा, आप उनके लीनियर कॉम्बिनेशन बना लोगे तो उनका जो, अच्छा एक सेकंड प्लीज सेलेक्ट हो जाओ, प्लीज सेलेक्ट हो जाओ। इससे जो रेजर है वो फंस चुका है, 1 मिनट। अब आ गया मेरा हाथ वापस, तो आ जाओ, अब आ जाओ। हमने अब इसकी बात करनी है, विच इज कॉल्ड दिस कहानी, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को। अब सुनो क्या था, अब है ना कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होंगे, कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर स्पेस में से लेंगे, कुछ वेक्टर्स लेंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। बात बहुत सुनो, गौर से सुनना। कुछ वेक्टर्स लेंगे वेक्टर स्पेस में से, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, और लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लिख रखेंगे इक्वल 0 के। अगर हमारा 0 के इक्वल रखने से मुराद ये है कि हम जो वेक्टर v है ना उसे 0 ले रहे हैं, मतलब 0 वेक्टर के इक्वल ले रहे हैं, तो इन दी एंड जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे स्केलर्स जो हैं, जो स्केलर्स हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यूज किए हैं, वो अगर सारे के सारे 0 आ जाए, अगर हमारे स्केलर्स सारे के सारे 0 आ जाए ना, तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये, एक सेकेंड, फिर होगा ये कि अगर मेरे स्केलर सारे के सारे अंडा आ जाए ना, तो भी इसका मतलब है जो मेरे सेट ऑफ वेक्टर्स मैंने लिए हैं ना, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर मेरे सारे स्केलर्स जो हैं वो 0 ना आए, मेरे सारे स्केलर्स 0 ना आए, तो मेरे जो सेट ऑफ वेक्टर्स मैंने लिया है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट है। आई रिपीट, कि मैंने कुछ वेक्टर्स लिए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, उनको इक्वल रखा 0 के, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड करता है किस पर, स्केलर्स पर। ठीक है, अब जल्दी से हम एक एग्जांपल करें कि ना करें, काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे पता है काफी लंबी वीडियो बनती जा रही है, बट आई कांट डू एनीथिंग, मैं कॉन्सेप्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि हर बात को खोल खोल के बयान करूँ, दैट इज वाई एक एग्जांपल कर ही लो तो बेहतर है। ठीक है, तो वो लो एग्जांपल ये है कि वाइट लिया हुआ है, ठीक हो गया। ठीक है, अब सवाल ये कि डिटरमाइन वेदर और नॉट, ठीक है, फॉलोइंग आर, चलो ठीक है, डिटरमाइन वेदर और नॉट u is equal to 1 1 2 एंड v इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना पेन चेंज करती हूँ, एक मिनट, जरा पेन से काफी इशू है, आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को टाइम थोड़ा वेस्ट कर रही हूँ, बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इधर आ जाओ, तुम्हें तो उठा के इधर ले आते हैं, इधर आ जाओ, ये आ गया। चलो ठीक है, अब देखो बहुत गौर से, अब हम काफी अच्छा लिख सकेंगे, अब आप भी देखना। u इज इक्वल टू, मैंने जूम का ही पेन यूज कर लिया, इधर आ जाओ। u इज इक्वल टू 1 1 एंड v इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, 3 2 और 1। अब हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, और अब और इस तरह को तीसरा वेक्टर भी ले लो, ने लिया हुआ है, तो वो है 4
5 5। और ये तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? आर के क्यूब से। हाँ करते हैं आर के क्यूब से, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना है। इस तरह करते हैं, थोड़ा सा ना पहले इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। ये होता है कि हमें ज्यादा स्पेस मिल जाए, आई एम जस्ट डूइंग इट ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिल जाए। ठीक है, ये आर क्यूब के ही वेक्टर्स है। हाँ आर क्यूब के वेक्टर्स हैं। अब हम चेक करते हैं ये डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। चलो चेक करते हैं। तो जरा कैसे चेक करेंगे, पहले मैं बनाऊंगी इसका लीनियर, अच्छा यहाँ से इसका बनाऊंगी मैं लीनियर कम्बिनेशन। तो मैं इनको लीनियर कम्बिनेशन बनाऊंगी, तो मैं ए को करूंगी मल्टीप्लाई u1 से, विच इज 1 1 2, प्लस बी लूंगी और साथ में लूंगी 2 3 1, प्लस सी लूंगी और यहाँ पे आएगा 4 5 5, और इन सबको मैंने इक्वल रखना है जीरो वेक्टर्स के, 0 0। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होंगे तो आप 4 वाला लोगे, यहाँ 2 वाला होगा तो 2 वाला लोगे। जिस जीरो वेक्टर की इक्वल रखना है उसका भी जो वही डायमेंशन होगा जिस डायमेंशन में ये होंगे। बात समझ आई? आई होप कि आई हो। ठीक है, तो अब जरा जल्दी से बना लेते हैं। इंडियन क्या बनेगा हमारे पास, वो वेक्टर लिखूंगी जो मेरा बन गया है। चलो ठीक है, चल मैंने यहाँ से रिवर्स करना, सॉरी काफी कंफ्यूजन रही है। सो अब क्या बनेगा मेरे पास यहाँ से, a+2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा a+3b प्लस 5c इज, हाँ 5c इज इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा मेरे पास 2a प्लस b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। कोई टेंशन वाली बात नहीं, यही बनना था, बन गया। अब नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आज मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बनेगा, 1 2 4 और यहाँ से रहा 0। यहाँ से आया हमारे पास ए, सॉरी ए नहीं, यहाँ से रिवर्स करना, हम ए नहीं, 1 3 5 0 और 2 1 2 1 5 और साथ में हमारे पास आएगा 0। अब इसको रिड्यूस करेंगे एक्लन फॉर्म में और यहाँ वाले वेक्टर्स में बताएंगे इनका आंसर क्या आएगा। चलो फिर बताते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ओके, अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि एक्लन फॉर्म को देखकर हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। हाँ एक्लन फॉर्म में बहुत कुछ बताती है। तो कैसे, ये देखो, अब देखो इसको 0 बनाना है, ये यहाँ 0 चाहिए हमें, एक सेकेंड, यहाँ हमें 0 चाहिए, तो कोई और कलर यूज करेंगे, यहाँ हमें 0 चाहिए। ठीक है, यहाँ 0 चाहिए तो क्या करेंगे, R2 को माइनस कर देंगे R1, तो R1 भाई एज इट इज आ गई, R1 एज इट इज आ गई, इसमें से माइनस कर दो। तो अच्छा ठीक है, मैं एक बात बताऊं, अगर आप ना यहाँ पहले ये वाले वेक्टर्स ना लिखो, तभी हम ना ये वाले वेक्टर्स रहने दो, इस साइड को रहने दो, हम ना भी लिखें तो बात बन जाती। किस तरह हमने ना, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, सेट ऑफ मैट्रिसेस, आप उसको एक्लन फॉर्म में बने जब कन्वर्ट करोगे ना, तो एक्लन फॉर्म में बता देगी कि वेक्टर्स क्या है। कैसे, इधर देखो बहुत गौर से देखना, ये इधर पहले यहाँ से फर्स्ट रो एज इट इज आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, तो 3 - 2 बिकम्स 1 और 5 - 1 1, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब तो ये देखो इसको, अब 2 हम R2 - 2 R1 करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 1 - 4 बनेगा हमारे पास, 1 - 4 - 3 होगा, और यहाँ 8 हो जाएगा, तो 5 - 8 - 3। तो अब इसको मैं जरा इस आखिरी रो को ना मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डिवाइड, सॉरी हाँ डिवाइड कर देती हूँ -3 से, बल्कि यहाँ से देखो, हाँ ठीक है, इस आखिरी रो पे अब मैं रो ऑपरेशन लगाने लगी हूँ, विच इज R3 + 3 R2, R3 + 3 R2, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 0। बात समझ आई? तो अब गौर से देखो, अब बहुत गौर से देखने वाली बात है, इस मैट्रिक्स को गौर से देखना, येलो ले लेते हैं जो ग्रीन ले लेते हैं ये वाला। तो इसमें नॉन जीरो रो कितनी है, 2, और आखिरी रो क्या होगी, 0। याद रखना, अगर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक्लन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करने के बाद हमारे पास जो एक भी रो जो है वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब है जो हमारे पास 3 सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है ना, ये वाले ये वाले ये वाले, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर 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 ये मेरे पास रिड्यूस हो जाते एक्लन फॉर्म में और मेरे पास जो है ना कोई भी रो 0 ना आती, तो कोई भी रो 0 ना आती,
मतलब ये पूरी रो 0 0 हो गई है ना, ये तो कह रही हूँ। अगर ये पूरी पूरी रो 0 0 ना आती तो मैं कहती सेट ऑफ वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। अब केस में क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम किस तरह एक्लन फॉर्म को यूज करके बता सकते हैं कि हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, आपने वो सीखा है। आई होप कि फील आ गई हो कि क्या किया। आई होप समझ आई हो। अब जरा ये जूम के इसको बंद करेंगे, इधर से आ जाओ, दूसरा वापस आ जाते जहां हमने छोड़ा था बात को। ठीक है, समझ आ गई? तो आ जाओ। और ये देखो, ये मैंने कुछ लिख कर रखा है। अब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में कुछ अहम बात आ जाओ, वो ये है कि बाइट ही लेंगे। ओके। वो वो ये है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट है अगर हम जो हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दिया गया ना उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक वेक्टर ऐसा हो जिसकी जो जिसकी वजह से जिसके साथ हम बाकी वेक्टर्स को लिख सके। मतलब अगर मेरे को सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है तो मुझे एक वेक्टर ऐसा मिले जिसका जिसकी साथ मैं बाकी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकती हूँ। तो याद रखना, अगर मैं एक वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स में ऐसा हो जो कि बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो मेरा जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ना वैसा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ आई? क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। बात समझ आई? आई होप कि फील आई हो कि मैंने क्या कहा है। ठीक है। अब दूसरी बात लीनियरली इंडिपेंडेंट की। अगर मेरे पास नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, जितनी भी नॉन जीरो रोज आती है ना हमारे पास एक्लन फॉर्म के अंदर वो क्या होती है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी जो मैंने बनाया था उसमें दो नॉन जीरो रोज थी, तो वो दो रोज जो कि आपस में नॉन जीरो है ना, तो वो U1 और U2 आपस में क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि उनका आपस में कोई लेना देना ना हो। ठीक है, आपस में कोई लेना देना ना हो। बात समझ आई? आई होप की फील आई हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है। जितने भी हमारे पास आ जाए ना एक्लन फॉर्म में नॉन जीरो रोज, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। अब आज एक नई चीज नीचे से पढ़ते हैं। अब इनके बारे में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट लेकर आई हूँ मैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इंतहा से ज्यादा। ये याद, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने लगी मैं आपको। ये देखो अब, पेन ये है। वो ये है कि सपोज अगर अगर मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन हो और उनमें से एक वेक्टर भी जीरो हो। अगर मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हो और उनमें से एक वेक्टर जीरो हो जाए, एक वेक्टर भी जीरो हो जाए, तो याद रखना वो सारा सेट ऑफ वेक्टर ना लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब क्यों लीनियरली डिपेंडेंट होगा मैम? क्योंकि अगर एक वेक्टर खुद जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है खुद जीरो के इक्वल है, तो अल्फा डॉट अल्फा नहीं, हाँ, अल्फा डॉट V1 में अगर V1 जीरो के इक्वल हुआ तो ये दोनों जीरो, इसका मतलब है स्केलर नॉट इक्वल टू जीरो है। हमें ये स्केलर नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन होता है। तो इसका मतलब है अगर सेट ऑफ वेक्टर्स में से एक भी वेक्टर जो है वो खुद जीरो हो तो पूरा सेट ऑफ वेक्टर क्या बन जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट बहुत जरूरी। अच्छा, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर अगर हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स में सिर्फ एक ही वेक्टर गिवन हो और वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इसका मतलब है जब मैं उसको इक्वल टू जीरो रखूंगी ना, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर जब मैं उसको इक्वल टू जीरो रखूंगी तो इसका मतलब है मैं वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है कि अगर एक स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए जीरो के इक्वल हो रहे हो तो या तो V जीरो के इक्वल होता है या तो K जीरो के इक्वल होता है। अब हमने कह दिया कि V तो जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब K ही जीरो के इक्वल हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक ही वेक्टर हो, बात बहुत गौर से देखो, अगर एक ही वेक्टर है ना तो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क था, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क। बात समझ आई? एक वेक्टर हो, खाली एक वेक्टर, वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब बात सुनो, बहुत गौर से सुनो। अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है, जैसे ये देखो एक सेट ऑफ वेक्टर लिया हुआ है हमने, और वो सेट ऑफ वेक्टर ना के अंदर दो वेक्टर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, जैसे V1 और V2 एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, तो याद रखना वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब बहुत गौर से सुनना कि अगर लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में अभी तक तीन बातें पढ़ी हैं कि अगर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है उनमें से एक वेक्टर भी जीरो के इक्वल है तो सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है उनमें से एक वेक्टर भी दो उनमें से दो वेक्टर भी एक दूसरे का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल है, तो
बी हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट है। तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि अगर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है और एक वेक्टर ऐसा है जिसकी मदद से हम बाकी सारे वेक्टर्स लिख सकते हैं जो हमारे सेट में है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो भी हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ा है कि सारे स्केलर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए, और अगर एक ही वेक्टर गिवन हो तो भी स्केलर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में एक बात भी नीचे लिखी हुई है जो कि मुझे नजर आ रही है, वो ये है कि आई शुड चेंज माई कलर विच इज, चलो ये ले पिंक। अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हर अरेंजमेंट भी उसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। बात समझ आई? अब सेट में जो मर्जी कर लो तब भी वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका हर सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। वाइस वर्सा है कि अगर एक सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका हर सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सिमिलरली एक चीज में भी मैं एक रिमार्क खा गई, वो ये था कि अगर दो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है इफ एंड ओनली इफ, अगर मैं दो वेक्टर्स दिए जाएं तो हमें चेक करना हो दो वेक्टर्स दिए हैं कोई लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हम कह देंगे हाँ है, अगर नहीं तो फिर जैसे ये देखो, अगर मैं u1 कहूँ, ये है विच इज कॉल्ड ओके विच इज कॉल्ड, दूसरा वेक्टर मैं ले लूँ वो ये है कि अब मुझे बताओ ये दोनों एक दूसरे का ये दो वेक्टर्स मैंने आपको दिए हैं, क्या ये लिनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, सोच के बताना कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के लिनियरली डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो u1 है ना वो इक्वल है टू u2 के, एक दूसरे का स्केलर। देखो ना, टू पहले वाले वेक्टर्स को टू से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा वाला वेक्टर आ जाएगा। बात समझ आई? एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। बात तो आई होप कि समझ आई होगी मैंने क्या कही है। ठीक है। सो नाउ आई थिंक सो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, एक सेकेंड। सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो वेक्टर स्पेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, शायद वो वेक्टर स्पेस की जान है, आन है, बान है, शान है, वो ये है बेसिस। अगर यकीन करो, अब तक वेक्टर स्पेस जितना ही पढ़ा है ना वेक्टर स्पेस का, भाई अल्टीमेटली वो सब कुछ यहाँ यूज होना है, विच इज कॉल्ड बेसिस। अब सुनो, वेक्टर स्पेस की बेसिस को समझना है बहुत जरूरी है। अब मैं एक मिनट कर कर, एक मिनट यहाँ से मैं हाथ लूंगी और यहाँ से ऐसे आ जाता है। डिमेंशन को छोड़ो, पहले हम बेस को समझते हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेटली हम लोग डिमेंशंस को ही समझेंगे। अब बेसिस क्या है? अब लिनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में हम जानते हैं, है ना, पहले से जानते हैं। और दूसरी बात जो हम जानते हैं ना, वो हम जानते हैं अबाउट स्पेनिंग, स्पेन करने को। तो याद रखना, बेस में किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होती है ना, वो एलिमेंट्स होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और साथ में पूरी की पूरी स्पेस को स्पेन करते हैं, मतलब जनरेट करते हैं। तो ये देखो फिर क्या है, फिर ये है कि मैं दिखाती चलूं, अगर थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे आ जाओ, ठीक है। तो ये है कि सुनो, बहुत गौर से सुनना अब यार, देखो फोकस हो जाओ। अब वो ये है कि सेट ऑफ वेक्टर्स दिस, ओके हो जाओ सेलेक्ट। सेट ऑफ वेक्टर्स है वी, ये एस, ये ना बेसिस है किसकी, वी की, व्हेन एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और साथ साथ स्पैन करे वी को। तो मतलब स्पैन के अंदर वो वेक्टर्स आएंगे तो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करें और खुद वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब सारे के स्केलर जो है ना उनको होना होगा जीरो के इक्वल। बात समझ आ गई? चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लेते हैं इनसे, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं क्या है। वो ये है कि, ये लो पहली इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि इफ s इज इक्वल टू दिस, और ये हमारे पास बेसिस है किसकी, v की, देन एवरी वेक्टर इन v कैन बी रिटन यूनिकली। यहाँ वर्ड बहुत ज्यादा सुनो, अगर ये बेसिस है तो v की, तो v का हर वेक्टर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। हर वेक्टर, हर वेक्टर, हर वेक्टर। जैसे एग्जांपल सुनो, जैसे ना R2 की जो बेस है ना वो है हमारे पास, बेसिस सेट में आ जाती हैं, वो दो बेसिस हैं विच इज कॉल्ड 1 0 और 0 1। अब मैं R2 का हर वेक्टर, लिटरली R2 का हर वेक्टर इन दोनों के जो ना लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, और ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
पॉइंट लिखते जा रहे हो नोट्स में, गुड, वेरी गुड। सिमिलरली जो R3 की हमारे पास बेसिस है ना, वो 1 0 0 और यहाँ कॉमा आना, और 0 1 0 और 0 0 1 है। R3 का हर वेक्टर में इनकी वजह से लिख सकती हूँ, हर वजह, हर बात समझ आ गई। और मैं कुछ बहुत मजेदार से एग्जांपल ऊपर लिखवा दूँ, फिर हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो बेसिस होती है ना, उनकी मदद से हम पूरे के पूरे स्पेस के सारे वेक्टर्स को लिख सकते हैं, सारे स्पेस को जनरेट करते हैं। और याद रखना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यूनिकली है, कि हर वेक्टर यूनिकली लिखा जा सकता है, मतलब हर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिस के वेक्टर में यूनिक आएगा। अब दो वेक्टर एक ही जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं रहेंगे बेस के एलिमेंट के अंदर, पॉइंट को समझे हो। सिमिलरली आज पहले मैंने R के लिए बताया, R2 के लिए बताया, फिर हमें आपको R3 के लिए बताया। अब मेरी बात सुनो, मैट्रिसेस की बात सुनो। अगर हमारे पास R क्रॉस S या फिर M क्रॉस N कर लो, आपकी मर्जी है, M रोज और N कॉलम है, तो ना इसके जो बेसिस होंगे ना, इस किस्म के हैं। देखो किस तरह इसकी जो बेसिस है ना, लेट से मैं ले लेती हूँ अपना 2 3 क्रॉस का मैट्रिक्स, से 2 इंटू 3, तो मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो 1 0 0 0 0 0। एक बेस ये, एक वेक्टर ये बेस में, एक वेक्टर ये आएगा। अभी तक ना बेस वेक्टर को देख कुछ तो समझ लिया होगा आपने, इनकी फॉर्म को देखते जाओ, वन बस आगे जाता जा रहा है, और ये सारे वेक्टर्स जो है ना, वो मेरे जनरेट करेंगे किसको, 0 0 0 1 0, और आ जाएगा मेरे पास 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0 0। तो ये 6 वेक्टर जो है ना, मेरे 2 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस की बेसिस है। और अगर आप गौर से देखो तो ये सारे आपस में क्या है भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बात समझे हो, आई होप कि समझे हो। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स का भी यही केस है। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल्स हो जिनकी समझो समझो लार्जेस्ट डिग्री अगर m है, तो याद रखना m है, तो वो सारे जो उसके पॉलिनोमियल्स जिसकी लार्जेस्ट डिग्री m है, तो याद रखना कि मैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में और वेक्टर्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो एक ऐसा सेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, जिसमें सारी के सारी पावर्स आए, जिस वेरिएबल को मैंने लिया, t को लिया है, तो याद रखना वो t का वो वाला जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और याद रखना जो पॉलिनोमियल को जनरेट करने वाला बेसिस है ना, बेसिस जो या जो सेट है, जो बेसिस है, वो हमेशा इनफाइनाइट होंगे। बात समझ आई, ठीक है, आई होप क्या हुई, ठीक है। और याद रखना ये जो के एन स्पेस है ना, मतलब वो फील्ड वाली स्पेस जिसमें एन टपल्स थे फील्ड के, इसके अंदर भी हम ढूंढ सकते हैं ना इस तरह, देखो 1 0 0, फिर आगे यहाँ पे 0 को शिफ्ट करते जाओ, 0, इसी तरह आप 0 0 1। बात समझ आ गई, पहुंच गए हो ना वहां तक, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट बात की तरफ मूव करेंगे कि अब नेक्स्ट नेक्स्ट बात क्या है। नेक्स्ट बात है ये, अगर अगर सुनो, बहुत गौर से सुनना, अगर एक वेक्टर है v, उसकी एक बेस है जिसके पास m एलिमेंट है और दूसरी बेस है जिसके n एलिमेंट है, तो याद रखना दोनों बेसिस के एलिमेंट हमेशा सेम होंगे। मतलब बात ये है कि किसी भी स्पेस के जो नंबर ऑफ बेस एलिमेंट्स है ना, वो हमेशा सेम होंगे। अगर दो बेसिस एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, मतलब वो एलिमेंट जो बेस को जनरेट कर रहे हैं ना, हमेशा सेम रहेंगे किसी भी स्पेस की हो। आई होप के बात समझो, पहुंच गए हो ना वहां तक, चलो वेल डन। ठीक है, अभी जल्दी से एग्जांपल करवाऊंगी और फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, ठीक है। आ जाओ फिर एग्जांपल करते हैं, जल्दी से एग्जांपल कर लेते हैं। ये लो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा ही जूम इन हो चुकी है, लेकिन सुनो, सुनने वाली बात है तो फिर जरूर सुनो, ठीक है। अब वो लिखा है डिटरमिन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस और इज अ बेसिस फॉर R3। अब R3 की बेसिस बनना है तो पहले लिनियरली इंडिपेंडेंट होना होगा, और दूसरी बात और वो स्पैन होंगी R3। अब याद रखना R3 के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो R3 की बेस होंगे ना, वो 3 होंगे। अब मुझसे पूछो कैसे पता चला, मुझे बताती हूँ अभी, एक मिनट। मुझे ऐसे पता चला कि एक चीज है जिसे बोला जाता है डायमेंशन, जिसको बोला जाता है डायमेंशन। सिलेक्ट हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो गया सिलेक्ट, ओहो, हो जाओ सेलेक्ट,
आ गया हाथ, आया कि नहीं हाथ? हाथ आ ही नहीं रहा है, आ गया हाथ। अब ये देखो, एक चीज है जिसे बोलते हैं डिमेंशन। पहले तो जरा रेस करना हर चीज को। एक चीज है जिसे बोलते हैं डिमेंशन। इधर गई डिमेंशन, डिमेंशन। अब डिमेंशन क्या होती है? डिमेंशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, वेक्टर और सुनो, डिमेंशन और जो बेसिस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर स्पेस की जान वही है। अब बात सुनो क्या है। डिमेंशन क्या होते हैं? डिमेंशन होते हैं नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेस। जितने नंबर्स और वेक्टर्स पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करें और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, उनकी जो अमाउंट है ना, क्वांटिटी, कितने वेक्टर है, वो बेसिस, वो डायमेंशन होती है। बात समझ आई? और याद रखना, R3 को हमेशा 3 वेक्टर्स, क्योंकि R का क्यूब है। बात समझ आई? R के क्यूब को हमेशा 3 वेक्टर जो हैं वो बेसिस होंगी। डिमेंशन में इसके 3 वेक्टर आएंगे। तो डिमेंशन ऑफ R की 3 क्या है? 3। डिमेंशन ऑफ R की 2 क्या है? 2। बात में सिमिलरली डिमेंशन ऑफ Rn क्या है? n वेक्टर जिन्हें जो है इस नोट्स में डाल लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, ठीक है? बात समझ आई? अब आ जाओ। अब डिमेंशन का तस्करा छेड़ा है तो इसकी एक इंपॉर्टेंट बात भी सुन ही लो तो अच्छा होगा। वो ये इंपॉर्टेंट बात आगे है, इंपॉर्टेंट बात आगे है, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट बात आगे है, हाथ ये है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डिमेंशन किसी भी वेक्टर स्पेस की फाइनाइट है तो वो फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और अगर देखो डिमेंशन फाइनाइट है मतलब n है, तो वो n डिमेंशनल या फिर फाइनाइट वेक्टर डिमेंशनल होगा। अगर 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 वो इनफाइनाइट है तो फिर उसके इनफाइनाइट अगर वेक्टर्स उसे जनरेट कर रहे हैं, उसकी बेसिस है, तो वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल सुन ही लो अब जल्दी से, बस अब आ जाओ जल्दी से आओ। चलो ये हैं, पहले तो आप मिट जाएं प्लीज, बुझिए। अब सुनो, बहुत गौर से सुनो, आ जाओ यहाँ पे। पहली वाली बात है कि ना, ये 4 दी गई, मैंने बताया इनमें से कौन सी जो बेसिस है R3 की। पहली बात है, ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगी। ये वाला ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं है। अब पूछो कैसे पता? मैंने अभी बताया है कि जो डिमेंशन ऑफ R3 है वो 3 है, तो इसका मतलब है 3 वेक्टर्स जो हैं वो R3 को जनरेट करेंगे, उसकी बेसिस होंगी। लेकिन यहाँ तो मैं 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, R3 के 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, मैं R3 के 3 वेक्टर्स चाहिए। सिमिलरली बी वाला ऑप्शन बिल्कुल एक्सक्लूड है, क्योंकि मैं R3 के 4 वेक्टर्स दिए गए हैं। मैंने अभी बताया कि बेसिस के अंदर 3 वेक्टर्स ही होंगे, लेकिन यहाँ तो 4 है। इसका मतलब है कि चुप करके ना आपने ऑप्शन नंबर ए और बी को मेरी बात मानकर एक्सक्लूड कर देना, वो हमारी कहानी का बिल्कुल हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गलत बात कर रहे हैं। अब बात जो है ना इन दोनों की बनेगी, इन दोनों को। पहले तो ये चेक करेंगे, ये जो मैं सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है या नहीं है। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, पहले ये चेक करते हैं। आज पहले मैं इनको लिखूंगा जरा वेक्टर वाले फॉर्म में, 1 1 2 1 2 3, और तीसरा वेक्टर है 1 -1 -1। ठीक है। अब जल्दी से क्या करेंगे, वही करेंगे जो करना है। इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, जो 0 बनाते हैं फिर। ठीक है, तो वह पहला वाला जो रो है वो एज इट इज हम उसको पेस्ट कर देंगे, उसने हमें कुछ नहीं कहा। ठीक है। अब आ जाओ। तो 2 -1 इज 0, 2 -1 इज 1, 3 -2 इज 1। 2 - 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो नंबर 1 को बाई 2, तो हम अप्लाई कर रहे हैं R3 -2 ये। ठीक है, वी आर डूइंग दिस। सो 0 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -1 -2 बिकम्स -3। बात है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना क्या? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो, -1 - 4 बिकम्स 1 - 1, एक सेकेंड, -1 और -4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, -1 और -4। यहाँ हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी? यहाँ 2 से किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, तो -1 -4 तो -5 हुआ यहाँ पे। हम्म, ठीक हो गया। तो अगर आप गौर से देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया है? अब हमारे पास हमने नेक्स्ट जो काम करना है, एक सेकेंड, पहले तो मैं जरा ये बताना चाहूंगी इस चीज को। और अब गौर से देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसको एक्चुअली फॉर्म में करना है, तो इसको 0 बनाना हो। ठीक है, इसको 0 बनाने का बहुत ही आसान है, वो आप देख पा रहे हो। हम क्या करेंगे, हम R3 को प्लस करेंगे 3R2।
हो जाएगा ना, तो ये कर लेते हैं जो। तो R1 एज इट इज, नो टेंशन। R2 भी एज इट इज, अगेन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उन दोनों को तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ से देखो 0 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करना है R3 से और प्लस करा तो 0 हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दो और -2 + 3, -2 + 3 इज -2, हो गया। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब अगर आप गौर से देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है कोई भी नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बता देती हूँ, आपको मैंने लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है ना, ये सारी नॉन जीरो है। तो याद रखना, जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उतने ही इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब तीनों वेक्टर्स जो हमें गिवन है ना, क्योंकि इनकी एक्लन फॉर्म यही है, एक्लन फॉर्म में हमें हैज नो नॉन जीरो वेक्टर्स, हैज नो नॉन जीरो वेक्टर्स, हैज नो जीरो वेक्टर्स, ठीक है। सो हैज नो जीरो, जीरो आना था, हैज नो जीरो, हैज नो जीरो वेक्टर, रो सॉरी, हैज नो जीरो रो। उसके जो एक्लन फॉर्म में कोई जीरो रो नहीं आ रही, दैट इज व्हाई ऑल द वेक्टर्स आर लीनियरली क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। बात समझ आई आगे अच्छी तरह, तो याद रखना क्योंकि लिनियर इंडिपेंडेंट है, सो दे डू फॉर्म, ये बेसिस हैं R3, सो दे डू फॉर्म बेसिस ऑफ R3। बात समझ आई। अब आ जाओ लास्ट वाले को चेक कर लेते जल्दी से। अब लास्ट का जल्दी से बना लो, क्या बनाएंगे पहले हम, इसका बनाएंगे है, इसका बनाएंगे हम। जल्दी से आ जाओ, पेन ले लेते हैं, वी शुड चूज कोई अच्छा सा कलर विच इज, चलो येलो ही ले लेते हैं, आज मैं इसको बना लूँ। 1 1 2, 1 2 5 एंड 5 3 4, ठीक है जल्दी से करेंगे। वन वाला तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो 1 - 0 1, 2 - 1 इज 1, 5 - 3, 5 - 0, और 3 में से 5 को मल्टीप्लाई करना, 3 - 5 कितना होगा, -2, और यहाँ 10 आ गया तो 5 - -6। बात समझ आई। ओके, सो नाउ, तो अब नाउ क्या करना, -2 की जगह पे हमने अब 0 बनाना है, तो बहुत आसान है। वन वाला रो तो ऐसे ही आएगा, दूसरे वाले रो को भी कोई मसला ही नहीं है, मसला सारा तीसरे वाले ने है। तो 0 इधर आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस दूसरी वाले को, तो -2 प्लस करेंगे, फिर 0 आ गया, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 - 6 + 6 0 हो गया। तो अगर आप गौर से देखो, गौर से देखने की बात है, ये 0 हो गई है, तो हमें एक 0 रो मिल गई है। जब भी हमें एक्लन फॉर्म के अंदर एक भी 0 रो मिल जाए, एक्लन फॉर्म के अंदर एक भी 0, इसका मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। बात समझ आएगी, तो ये बेस नहीं है, ये भी बेस नहीं है R3। आई होप कि अब समझ आई, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर नेक्स्ट वाली बात क्या है कि पहले जब मैं इसको हटा दूं, मिट गए हैं हम। चलो नेक्स्ट सुन दो क्या है। आ जाओ जो मूव करो आगे, ये देखो ये क्या, इसके बारे में सुनो। ओके, सो नाउ ये हमारे पास 4 वेक्टर गिवन है, उन्होंने कहा ये बेस बनाते हैं R4 के लिए कि नहीं, पहले हम चेक करते बनाएंगे कि नहीं। ये 1 1 1 1 2 5, नहीं 1 2 3 4, एक सेकेंड बैक कहाँ से जाना है यहाँ से। सो 1 1 1 1 2 2 5 6 4, और यहाँ आएगा 2 6 8 5, ठीक है। आओ उसको जरा चेंज करें, 1 1 1 1, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको 0, और यहाँ से हमारे पास बनेगा 0, एक सेकेंड रुको मैं चेक करूंगा, 0, फिर आएगा यहाँ 1, और यहाँ से आएगा 2, 1 हो गया, उसको इसको मल्टीप्लाई करें इससे, यहाँ से वी गेट 0 3 और 4 2, ओके देन आखिरी वाला 0 4 6 3, ठीक है। तो आगे फर्दर करेंगे, तो 1 1 1 1 0। अब ये इसमें ये भी इसको टेंशन, दूसरी रो में भी टेंशन वाली बात नहीं है, इसका तीसरी रो में करने का, दूसरी रो में चेंज कर सकते हैं, इसको 0 करना है तो इस तरह कर देते हैं, ठीक है। सो 0 0 -2, यहाँ आएगा -1, और इसको देखो, इसको करेंगे 0 आएगा, अब इसको से करेंगे 0 हो गया, और यहाँ जाएगा हमारे पास -1 और -1,
ठीक है। अब आज दोबारा लिख लेते हैं, एक सेकेंड, पहले रेस का जगह बना ले पहले। ठीक है, तो इंडिया हमारे पास आया क्या, हमारे पास आई ये वाली फॉर्म है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास ये वाली फॉर्म आई है, इतना बुरा क्यों लिखा जा रहा है, आई डोंट नो। इधर आ जाओ, 1 1 1 1, यहाँ से हमारे पास आ गया 0 0 0 1 0 0 और 2 1 -2 और -2 -1। अब इसको मजीद रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमें -1। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है, ठीक है, तो इसको इससे ऐड कर, नहीं इसको प्लस कर लो, इसमें इसको मल्ट कर लो उसके बाद, और हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 -2 -1 0 0, आ गया 0 0। आगे बात समझ। ठीक है, इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर ली, तो अगर आप गौर से देखो, माशाल्लाह, वी गेट अ 0 रो। अब 0 आ गई रो, इसका मतलब है ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ना हमें गिवन, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब है नॉट अ बेस ऑफ, नॉट बेसिस ऑफ आर फोर। अब शुक्र है R34 की बेसिस नहीं बनी है ही नहीं, तो टेंशन वाली ये बात है। आगे पढ़ने सवाल में क्या लिखा है, इफ नॉट, बल्कि नॉट वाला कैसे गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस दिस स्पैन। अब मेरी बात सुनो, अब मैंने बताया था कि जो जीरो वाली रो की वजह से सारे सेट ऑफ वेक्टर्स ना चारों आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन तीन रोज तो आपस में जो है नॉन जीरो है ना, तो तीन रोज आपस में डिपेंडेंट है। तो ये जो नॉन जीरो रोज है वो आपस में डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि जो इसकी सबस्पेस है ना, मतलब ये वाले तीन वेक्टर्स, मतलब इनमें से तीन वेक्टर्स जो है ना वो सबस्पेस है। तो इसका मतलब है सबस्पेस की डायमेंशन क्या होगी, 3। बात समझ आई, आई होप क्या आ गई हो। चलो आगे बढ़ते हैं।